हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह जो क्लास है वह बिहार लाइब्रेरियन KVS NVS EMRS की 2.0 वैकेंसी आने वाली है और DSSB के भी लगभग 20,000 वैकेंसी आने वाली है। और यह क्लास जो है UGC नेट JRF राजस्थान लाइब्रेरियन तथा किसी भी राज्य के स्टेट एग्जाम जो कि लाइब्रेरी साइंस से संबंधित होती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप QR कोड के माध्यम से अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं तथा व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जैसा कि हम लोग यूनिट वाइज MCQ क्वेश्चन कर रहे थे और उसी सीरीज में यह जो है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज जो कि यूनिट 5 हम लोगों को पढ़ना होता है, उसमें हम लोगों को ये जो सेट 1 है और वो हम लोग कुछ MCQ क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई होती है। उसी में से कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके दो सेट आएंगे, सेट 1 सेट 2। इसमें लगभग हम लोग 300-400 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्रेनफील्ड टेस्ट एसोसिएटेड with evaluation of information retrieval system was carried under the direction of। सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली के मूल्यांकन से जुड़े क्रैनफील्ड टेस्ट को किसके निर्देशन में किया गया था? इसका ऑप्शन है ए CW क्लेवर्डन, बी ऑप्शन है जी शैल्टन, सी ऑप्शन है DC ब्लेयर एंड एमी मेरोन, डी ऑप्शन है ई वोरिस। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वह ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि CW क्लेवर्डन है। ये जो CW क्लेवर्डन जो थे, वे जो है कॉलेज ऑफ एरोनॉटिक्स से जो कि क्रेनफील्ड में है, तो 1960 ईस्वी में इन्होंने ये एक प्रकार का सिस्टम दिया था। तो उसी के अंतर्गत जो उन्होंने कहा था कि जो सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली का जो मूल्यांकन क्रेनफील्ड टेस्ट है, तो क्रेनफील्ड टेस्ट जो है वह जो है CW क्लेवर्डन ने दिया था। और यह जो है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल एक्सपेरिमेंट जो कि CW क्लेवर्डन द्वारा किया गया था, तो उसी पे ये आधारित है। आशा करता हूँ आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोमेलस स्टेट ऑफ नॉलेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आस्क कहा जाता है, ASK मॉडल, वन ऑफ द यूजर सेंटर्ड मॉडल्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्राइवल वाज प्रपोज्ड बाय। ज्ञान की विषम स्थिति ASK यानी कि एनोमेलस स्टेट ऑफ नॉलेज सूचना पुनर्प्राप्ति के उपयोगकर्ता केंद्रित मॉडल में से इसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके ऑप्शन है मेलविल वोगेट, बी ऑप्शन है JN बाल्किन, सी ऑप्शन है T सेरेसिविक और डी ऑप्शन है P इंगवर्सन। तो आप सभी को बताना है कि जो एनोमेलस स्टेट ऑफ नॉलेज है, जिसे हम लोग आस्क कहते हैं, ये मॉडल जो है कि इनके द्वारा दिया गया है। तो सर्वप्रथम आप लोग को बताएं कि इंफॉर्मेशन रिट्राइवल जो है, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल तो ये जो है ये 1980 ईस्वी में दिया गया था। और जो ASK जो है एनोमेलस स्टेट ऑफ नॉलेज, वह जो है JN बेल्किन जो है, इन महोदय द्वारा ये मॉडल दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो कि है आइडेंटिफाई द एंटिटी दैट बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप ऑफ एंटिटीज इन FRBR। तो उस निकाय को पहचान करना है जो कि FRBR में संस्थाओं के पहले समूह से संबंधित है। तो ए ऑप्शन है ऑब्जेक्ट इवेंट, सी ऑप्शन है कॉन्सेप्ट और डी ऑप्शन है एक्सप्रेशन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा एक्सप्रेशन, जो कि ऑप्शन डी में है। एक्सप्रेशन जो है वह जो है वह FRBR की
जो एक प्रकार की संस्था है उसके समूह से संबंधित होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी एक्सप्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे जिसमें है कि एफआरबीआर से ही संबंधित है। एफआरबीआर मॉडल की बात करें तो एफआरबीआर मॉडल जो है 1998 ईस्वी में दिया गया था, और यह जो है केजी गौर महोदय के द्वारा दिया गया था। केजी गौर के द्वारा दिया गया था। ये फैक्ट्स जो है याद रखिएगा कि एफआरबीआर, और एफआरबीआर का फुल फॉर्म जो होता है वह होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप सभी नोट कर लेंगे। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है जो कि है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। तो इसका ये फुल फॉर्म होता है, और 1998 ईस्वी में केजी गौर महोदय द्वारा एफआरबीआर मॉडल दिया गया था। और इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से एफआरबीआर मॉडल में कौन सा सम्मिलित होता है। तो इसमें जो है जो सम्मिलित होता है वह होता है वर्क होता है, एक्सप्रेशन होता है। ये याद करने वाली चीजें हैं और आप सभी को याद ही करनी पड़ेगी। वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन, और लास्ट जो होता है वो आइटम होता है। एफआरबीआर मॉडल का अगर बात करें हम लोग तो उसको ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में बांटा हुआ रहता है। और इसी में जो होता है वह वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन आइटम जो ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग देखेंगे वह इसी क्रम में रहती है, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन आइटम। और जो ऑप्शन ए है पर्सनैलिटी, मैटर और एनर्जी स्पेस है, तो PMEST करके आता है। यहाँ पे एक टाइम भी होता है जो कि रंगनाथन द्वारा सिक्स्थ लॉ जो रंगनाथन के सीसी के हैं कोलोन क्लासिफिकेशन के, उसमें इसको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और आपसे अगर प्रश्न में पूछी जाए कि PMEST का सर्वप्रथम कब मतलब दिया गया था ऐसा रंगनाथन महोदय द्वारा, तो ये जो फोर्थ लॉ है उस समय टाइम के लिए, एक सिंबल का प्रयोग किया गया था। परंतु सिक्स्थ जो एडिशन था सीसी का उसमें PMEST की बात कही गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन आइटम। अगला प्रश्न है हु हैज बीन रेफर्ड एज फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। पुस्तकालय वर्गीकरण के प्रथम व्याकरणविद के रूप में किसे संदर्भित किया गया है। तो इसके ऑप्शन है ए एस आर रंगनाथन, बी ऑप्शन है E. W. हुलमे, सी ऑप्शन है मेलविल डेवी, और सी ऑप्शन है WCB शेयर्स। तो आप लोग भी जवाब देने का प्रयत्न कीजिए ताकि आपकी जो तैयारी है कितनी मजबूत हुई है इससे आप सभी को पता लगे। तो इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए कि पुस्तकालय वर्गीकरण के प्रथम व्याकरणविद के रूप में किसे संदर्भित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वह है ऑप्शन डी, जो कि WCB शेयर्स महोदय हैं। इन्हें इन्हें ही ग्रामेरियन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी जिसमें इन्होंने सर्वप्रथम कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन लिखा था। कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने 1915 ईस्वी में लिखी थी। फिर उन्होंने सेकेंड बुक अपनी लिखी थी जिसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। और ये जो पुस्तक है इन्होंने 1918 ईस्वी में लिखी थी। जबकि थर्ड इनकी एक पुस्तक है जो कि है मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर लाइब्रेरियंस एंड बिब्लियोग्राफर्स, जो कि इन्होंने 1926 ईस्वी में लिखी थी। मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर लाइब्रेरियंस, बिब्लियोग्राफर्स, मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर लाइब्रेरियंस एंड बिब्लियोग्राफर्स नामक पुस्तक इन्होंने 1926 ईस्वी में लिखी थी। और फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन WCB शेयर्स महोदय को कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है दी प्लेजरस इन ए इज ए vocabulary control tool developed by भट्टाचार्य and it is used in। तो एक क्लासरस जो होता है, क्लासरस शब्दावली नियंत्रण का उपकरण होता है जिसे जी भट्टाचार्य महोदय द्वारा विकसित किया गया था। तो यह किसके उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है इस आपको बताना है, जिसमें कि ऑप्शन ए है प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग, सेकेंड जो ऑप्शन है वह है पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, डी ऑप्शन है बोथ प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग एंड पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, और डी ऑप्शन जो है वह है थियोरस।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग। और इसी में ही क्लोजरस का प्रयोग किया जाता है। क्लोजरस सर्वप्रथम जो है वह 1992 ईस्वी में जी भट्टाचार्य महोदय द्वारा डेवलप किया गया था। इसे याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हेडिंग व्हिच इज पार्टली रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट शाउट इज। एक शीर्षक जो मांगे गए विषय के लिए आंशिक रूप से प्रासंगिक है वह है। तो इसका ऑप्शन है ए, पी नंबरल सब्जेक्ट, बी है बेसिक सब्जेक्ट, सी है अलाइन सब्जेक्ट और डी है नॉन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा पी नंबरल सब्जेक्ट। देखिए जो ए प्यूपा का नाम आपने सुना होगा, APUPA, जिसमें ए का मतलब होता है अलाइन, पी का होता है पिनम्बरल, यू का मतलब होता है अम्बरल। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे अम्बरल, पिनम्बरल और ए से अलाइन होता है। तो इसमें जो होता है जब हम पुस्तक को क्लासिफिकेशन करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, तो इसमें हम लोग पिनम्बरल जो होता है यह एस आर रंगनाथन महोदय द्वारा एक प्यूपा जो है 1960 ईस्वी में दिया गया था। और यू से होता है अम्ब्रल, UMBRAL। और पी से होता है पिनम्बरल, PENUMBRAL। और ए से होता है अलाइन। तो इसमें मतलब की चीज ये है कि जब भी हम पुस्तकों का क्लासिफिकेशन करते हैं तो जो टोटली रिलीवेंट होता है वह अम्ब्रल के अंतर्गत आता है, टोटली रिलीवेंट। और पिनम्बरल के अंतर्गत वह बुक्स आती हैं अथवा वह स्टडी करने वाली चीजें आएंगी जो कि पार्शियली रिलीवेंट होती है, पार्शियली रिलीवेंट। और अलाइन के अंतर्गत तो वो चीजें आएंगी जो कि टोटली नॉन रिलेवेंट होती है, टोटली नॉन रिलेवेंट होती है। तो समझ गए होंगे आप लोग कि एप्यूपा जो है 1960 ईस्वी में एस आर रंगनाथन महोदय द्वारा दिया गया था। और अम्ब्रल का मतलब होता है जो कि पुस्तक या स्टडी वाली चीजें टोटली रिलीवेंट होती है, वो अम्ब्रल के अंतर्गत आती है। और उसको जो क्लासिफिकेशन होता है सबसे पहले उसका किया जाता है। फिर पिनम्बरल के अंतर्गत वो आती है जो कि पार्शियली रिलीवेंट होती है। और थर्ड जो अलाइन के अंतर्गत है वह है टोटली नॉन रिलीवेंट चीजें आती हैं। तो इससे में जो पूछा गया है आपसे प्रश्न जो कि पार्शियली रिलीवेंट टू द सब्जेक्ट आउटरीच, यानी पार्शियली रिलीवेंट की बात कही गई थी, तो ये जो है पिनम्बरल के अंतर्गत आता है, जो कि यहाँ पे मैंने आप सभी को पूरी अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जिसमें कहा गया है among the different boolean operator and is used to। तो boolean ऑपरेटर आप लोग पढ़ेंगे क्योंकि उससे संबंधित एक ना एक प्रश्न परीक्षा में पूछी जाती है, जिसमें एंड है, और है, नॉट है। तो ये सब जो चीजें आती है बूलियन ऑपरेटर के अंतर्गत, वे चीजें को विस्तार से भी मैं एक क्लास के माध्यम से आप सभी को पढ़ाऊंगा। तो प्रश्न देखेंगे जिसमें है among द डिफरेंट बुलियन ऑपरेटर एंड इज यूज टू। विभिन्न बुलियन ऑपरेटरों के बीच एंड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जिसमें ए ऑप्शन है वाइडन द सर्च, बी ऑप्शन है बिगिन द सर्च, सी ऑप्शन है नैरो द सर्च और डी ऑप्शन है इंड द सर्च। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन सी होगा, नैरो द सर्च। जो एंड का उपयोग होता है वह नैरो द सर्च के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें और होता है, नॉट होता है, एंड होता है। तो इन सभी बुलियन ऑपरेटर का क्या क्या यूज होता है और किस किस के लिए यूज किया जाता है वह मैं एक क्लास में, जो कि सेपरेट क्लास होगी, और उसके माध्यम से मैं आप सभी को ये चीजें समझाऊंगा। जैसे कि मेरे प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ा है और लाइब्रेरी कमिटी के बारे में पढ़ा है। फिर बुक्स ऑफ लाइब्रेरी एक्ट जो क्या होती है उसके बारे में पढ़ा है। और ऐसे ही ऐसे करके मैं टॉपिक वाइज भी आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो वैसे ही मैं एक बुलियन ऑपरेटर से संबंधित वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा, आप सभी उसको देखेंगे। और आप सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि है इन द थिजोरस एसएन, यानी कि स्कोप नोट प्रोवाइड्स। थिजोरस में एसएन स्कोप नोट प्रदान किया जाता है।
आपको बताना है कि किसके लिए यह प्रदान किया जाता है। ऑप्शन है ए रिलेटेड टर्म, बी है रिस्ट्रिक्शन इन द यूजेज ऑफ डिस्क्रिप्शन, सी ऑप्शन है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंस और फ्रेमवर्क इन विच द टर्म्स शुड बी यूज्ड, और डी ऑप्शन है क्लेरिफिकेशन ऑफ एम्बिग्यूटी। तो आप सब बताइए कि जो स्कोप नोट होता है थ्योरस में वह किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, रिलेटेड टर्म जो है यह इसका नहीं होता है, एसएन जो स्कोप नोट होता है इसके अंतर्गत नहीं आता है, जबकि रिस्ट्रिक्शन इन द यूजेज ऑफ डिस्क्रिप्शन एसएन के अंतर्गत आती है, और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंस और फ्रेमवर्क इन विच द टर्म शुड बी यूज ये भी एसएन यानी स्कोप नोट के अंतर्गत आएगी, और क्लेरिफिकेशन ऑफ एम्बिग्यूटी भी इसके अंतर्गत आती है। थ्योरस जो होता है वह वोकेबलरी का ही एक टाइप है, और इसका जो प्रश्न का सही जवाब होगा वह हो जाएगा बी सी डी आर करेक्ट, जो कि ऑप्शन सी में आप शब्द यहाँ देख सकते हैं, बी सी डी एंड डी आर करेक्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग हेडिंग एंड प्रोवाइडिंग क्रॉस रेफरेंस इज कॉल्ड। शीर्षकों को स्थापित करने और क्रॉस संदर्भ प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है एक्सेस पॉइंट, बी ऑप्शन है हेडिंग, सी ऑप्शन है अथॉरिटी कंट्रोल, और डी ऑप्शन है बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। तो जो प्रोसेस ऑफ स्टेब्लिशिंग हेडिंग एंड प्रोवाइडिंग क्रॉस रेफरेंस होता है वह अथॉरिटी कंट्रोल के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, अथॉरिटी कंट्रोल। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द एस्लिप ग्रैंडफील्ड प्रोजेक्ट। आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से जो है एस्लिप ग्रैंडफील्ड प्रोजेक्ट का मेंबर नहीं है। तो ए ऑप्शन है ब्रेन सी वेकरी, यानी इसे हम लोग बीसी वेकरी भी कहते हैं, बी ऑप्शन है क्राइल डब्ल्यू क्लेवर्डन, सी ऑप्शन है ई माइकल कीन, और डी ऑप्शन है जैक मिल्स। तो जो एस्लिप ग्रैंडफील्ड प्रोजेक्ट है उसमें जो ये क्राइल डब्ल्यू क्लेवर्डन, ई माइकल कीन और जैक मिल्स तीनों ही इसके सदस्य हैं, परंतु बीसी वेकरी जो है वो इसके सदस्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रायन सी वेकरी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, विच रिसर्च प्रोजेक्ट डील्ट विथ द इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंपैरेटिव इफिशियंसी ऑफ इंडेक्सिंग सिस्टम। यानी कौन सी शोध परियोजना अनुक्रमण प्रणालियों की तुलनात्मक दक्षता की जांच से संबंधित है। इसके ऑप्शन है ए मार्क प्रोजेक्ट, बी ऑप्शन है एलसी प्रोजेक्ट, सी है एस्लिप ग्रैंडफील्ड प्रोजेक्ट, और डी है यूनिमार्क प्रोजेक्ट। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्लिप ग्रैंडफील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, जिससे कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि कैरिल डब्ल्यू क्लेवर्डन, ई माइकल कीन और जैक मिल्स इससे संबंधित थे, जबकि बीसी वेकली इससे संबंधित नहीं है। और ये जो एस्लिप ग्रैंडफील्ड प्रोजेक्ट होता है दरअसल अनुक्रमण प्रणालियों की तुलनात्मक दक्षता की जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इससे आपको ये भी प्रश्न एक पूछ सकती है कि इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंपैरेटिव इफिशियंसी ऑफ इंडेक्सिंग सिस्टम किसके द्वारा की जाती है, तो वह है एस्लिप ग्रैंडफील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसे आप सभी याद रखेंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे, और आप सभी से अनुरोध है कि जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ उसको खुद से एक बार उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। नंबरिंग डाल दीजिए 1 2 3 4 5 किसी पेज में, और आप आकलन खुद का कीजिए कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। इससे आपकी मजबूती, जो तैयारी कर रहे हैं उसकी मजबूती और बढ़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिएटर वाज फर्स्ट एडॉप्टेड इन विच एडिशन ऑफ सीसी। स्पेस कीपर की अवधारणा को पहली बार सीसी के किस संस्करण में अपनाया गया था। तो ए ऑप्शन है फोर्थ, बी ऑप्शन है फिफ्थ, सी ऑप्शन है सिक्स्थ, और डी ऑप्शन है सेवेंथ। तो आप सभी बताइए, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि आप सभी जवाब इसका देने का प्रयास करते रहिए। तो द कंसेप्ट ऑफ स्पेसिएटर जो है वह रंगनाथन के
जो कोलन क्लासिफिकेशन का जो 7th एडिशन थे, 7th एडिशन सीसी का, उसको जो दिया था, उसको एडिट किया था एम ए गोपीनाथ, और इन्होंने 1987 ईस्वी में इसे एडिट किया था, सीसी के 7th संस्करण को, और इसमें इन्होंने विदाउट इंडेक्स से इसको प्रकाशित किया था। ठीक है, तो जो 7th एडिशन है उसमें स्पेसिएटर यानी स्पेस कीपर का बात कही गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 7th एडिशन है। और 7th एडिशन को एडिट को किसने किया था, तो यह M A गोपीनाथ ने किया था। ठीक है, 1987 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैनन से दैट चॉइस एंड रेंडरिंग ऑफ हेडिंग should be determined from the title page and its verso। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कैनन कहता है कि शीर्षक का चुनाव और प्रतिपादन शीर्षक पृष्ठ और उसके वर्षों से निर्धारित किया जाना चाहिए। तो कैनन के लिए भी मैं जैसे जैसे यूनिट वाइज जो आप लोग को चैप्टर समाप्त कर रहा हूँ, जैसा कि अभी मैंने IAS LIC तक पढ़ा दिया है, इसके बाद भी एक क्लास के माध्यम से मैं उसके आगे के जितने टॉपिक्स हैं कंप्लीट कराऊंगा। तो धीरे धीरे कैनन भी मैं आप सभी को अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। हालांकि ये जो ऑब्जेक्टिव क्लास है इसमें प्रश्न है, और यह जो टॉपिक है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैनन कहता है कि शीर्षक का चुनाव और प्रतिपादन शीर्षक पृष्ठ और उसके वर्षों से निर्धारित किया जाना चाहिए। तो इसके ऑप्शन ए है कैनन ऑफ प्रीपोटेंस, बी ऑप्शन है कैनन ऑफ करेंसी, सी ऑप्शन है कैनन ऑफ एसर्टेनेबिलिटी, और डी ऑप्शन है कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी हो जाएगा। कैनन ऑफ एसर्टेनेबिलिटी के ही अंतर्गत जो है, जो हम लोग शीर्षक का चुनाव करते हैं और उसका प्रतिपादन करते हैं, ठीक है, वह उसके शीर्षक पृष्ठ और उसके वर्षों से निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जो जवाब है वह ऑप्शन सी हो जाएगा, कैनन ऑफ एसर्टेनेबिलिटी। अगला प्रश्न है, कैनन ऑफ करेंसी इज द कैनन ऑफ, मुद्रा का कैनन है, यानी कैनन ऑफ करेंसी किसके अंतर्गत आता है, किस कैनन के अंतर्गत आता है, यह आप सबको बताना है। ए ऑप्शन है आइडिया प्लान, बी है नोटेशनल प्लान, सी है वर्बल प्लान, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो कैनन ऑफ जो करेंसी है वह वर्बल प्लान के अंतर्गत आती है। इस प्रश्न का सही जवाब वर्बल प्लान हो जाएगा। और वर्बल प्लान के अंतर्गत कौन कौन सी कैनन आती है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि आगे जो प्रश्न आएंगी तो आप सभी को याद रहेंगी। इसमें 4 कैनन आते हैं वर्बल प्लान के अंतर्गत, जिसमें फर्स्ट जो है वो आती है कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सेकंड जो आती है वर्बल प्लान के अंतर्गत आती है वो आती है कैनन ऑफ इनुमरेटिव। थर्ड जो कैनन आती है वर्बल प्लान के अंतर्गत आती है वो आती है कैनन ऑफ करेंसी। और फोर्थ जो है वो आती है कैनन ऑफ रेटिसेंस। तो ये 4 जो कैनन है वो वर्बल प्लान के अंतर्गत आती है। इस चीज को आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया कैनन ऑफ करेंसी, हो सकता है पूछ देता कि कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट किस कैनन के अंतर्गत आता है, तो वो भी वर्बल प्लान के आते हैं। अथवा पूछ देती कि कैनन ऑफ इनुमेरेटिव किसके अंतर्गत आता है, या रेटिसेंस। तो ये चारों आप लोग याद रखेंगे कि यह वर्बल प्लान के अंतर्गत आती है। आइडिया प्लान होता है एक, वर्बल प्लान होता है, और एक नोटेशनल प्लान होता है। ठीक है, तो मैंने वर्बल प्लान का ये चारों बता दिया कि वर्बल प्लान में कौन कौन सी चीजें आती हैं। जैसे जैसे आगे प्रश्न आएंगे बाकी सबको भी मैं डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गैप डिवाइस हेल्प्स इन मेकिंग ए क्लासिफिकेशन स्कीम मोर। तो गैप डिवाइस जो है वह वर्गीकरण योजना को अधिक बनाने में मदद करता है। तो क्या बनाने में मदद करता है भाई, तो ए ऑप्शन है फेसेटेड, बी ऑप्शन है हायरार्चिकल, सी ऑप्शन है हॉस्पिटेबल, और डी ऑप्शन है इनुमरेटिव। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी हो जाएगा, हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल मतलब होता है कि अनुशील हो, जो उसको उस कार्य को करने के अनुशील हो, माने हॉस्पिटेबल मतलब यूज टू हो। तो गैप डिवाइस इसमें मदद करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉस्पिटेबल। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है, सर्च गिव्स
मोर इन्फॉर्मेशन आउटपुट। कौन सा जो सर्च होता है, जैसा कि मैंने बताया कि बुलियन ऑपरेटर मैं पढ़ाऊंगा जिसमें और होता है, नॉट होता है, एंड होता है। तो उसके लिए मैं अलग से आप सभी को क्लास बता कराऊंगा जिसमें कि आप सभी को बुलियन ऑपरेटर से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। कहीं ना कहीं आप लोग लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये चीजें तो आपने पढ़ी होगी, बिलिस या एमलिस जब आप कर रहे होंगे। तो सर्च गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन आउटपुट, यानी खोज अधिक सूचना आउटपुट देता है। ए ऑप्शन है बुलियन एंड, बी ऑप्शन है बुलियन और, सी ऑप्शन है बुलियन नॉट, और डी ऑप्शन है फेजर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होता है वह होता है ऑप्शन बी, जो कि बुलियन और जो होता है वह अधिक से अधिक सूचना का आउटपुट प्रदान हमें करता है। नॉट तो देखने से ही लग रहा है कि नकारात्मक है, निगेटिव है। यह अधिक से अधिक सूचना कैसे प्रकाशित कर सकती है या दे सकती है। एंड पॉजिटिव है, इससे थोड़ा सा कम पॉजिटिव है। परंतु जो बुलियन और जो होता है वह खोज जो सर्च होता है उसको अधिक सूचना आउटपुट प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, द डिफॉल्ट बुलियन ऑपरेटर बिटवीन द टर्म इन गूगल सर्च इज। गूगल सर्च जो होता है उसमें कौन सा बुलियन ऑपरेटर मतलब डिफॉल्ट माने गूगल खोज में शब्दों के बीच डिफॉल्ट बुलियन ऑपरेटर कौन सा है। तो ए ऑप्शन है एंड, बी ऑप्शन है और, सी ऑप्शन है जोड़ XOR, एंड डी ऑप्शन है एंड नॉट। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा एंड। ए जो ऑप्शन है एंड, वह गूगल खोज में इसका प्रयोग किया जाता है, इस बुलियन ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। बुलियन ऑपरेटर दरअसल GORG जॉर्ज बुले ने दिया था। इस चीज को भी आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड सब्जेक्ट कैटलॉग हेडिंग एंड स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट कैटलॉग हेडिंग एंड स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है CA कटर, बी ऑप्शन है JW मेटका, सी ऑप्शन है जे केसर, और डी ऑप्शन है EJ कोट्स। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है EJ कोट्स। EJ कोट्स महोदय जो हैं इन्होंने ही सब्जेक्ट कैटलॉग हेडिंग एंड स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये जो पुस्तक है वो इन्होंने 1960 ईस्वी में लिखी थी, ये भी आप सभी याद रखेंगे। फिर उन्होंने BTI इंडेक्सिंग भी दिया है। EJ कोर्स ने BTI इंडेक्सिंग भी इन्होंने दिया है, जो कि 1963 ईस्वी में इन्होंने दी थी। और इसमें इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो कि है व्हेन वाज द डिफरेंट टाइपोलॉजिकल स्टडी टुवर्ड्स मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट डन। विषयों को निर्माण के तरीकों के लिए अलग अलग टाइपोलॉजिकल अध्ययन कब किया गया था। ए ऑप्शन है 1950, बी ऑप्शन है 1960, सी ऑप्शन है 1970, और डी ऑप्शन है 1975। तो बताइए आप सभी भी इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइपोलॉजिकल स्टडी का प्रयोग किया गया था वह कब किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए होगा, 1950 ईस्वी में डिफरेंट टाइपोलॉजिकल स्टडी का अध्ययन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्यूजन इज एनालोगस टू रंगनाथन। संलयन रंगनाथन के फिल इन द ब्लैंक्स है के अनुरूप है। ए लेमिनेशन, बी लूज असेंबलेज, सी डिसेक्शन, एंड डी डिन्यूडेशन। तो फ्यूजन जो है वह रंगनाथन के जो संलयन है वह डिसेक्शन के अनुरूप माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, डिसेक्शन। अगला प्रश्न है, बाय विच मोड ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड एस्ट्रोफिजिक्स आर फॉर्म। किस विधि से जैव रसायन और खगोल भौतिकी का निर्माण होता है। ए ऑप्शन है फ्यूजन, बी ऑप्शन है फ्यूजियन, सी ऑप्शन है डिस्टिलेशन, और डी ऑप्शन है लेमिनेशन। फ्यूजन जो होता है वह विखंडन इसको कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि एक जो सब्जेक्ट होता है मेन सब्जेक्ट, उससे दो सब्जेक्टों का निर्माण होता है। फ्यूजियन जो होता है इसका मतलब होता है सम्मेलन। और इसमें क्या होता है कि जो दो सब्जेक्ट होते हैं वह मिलकर, जैसे कि आपके प्रश्न में दिया हुआ है बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, तो यह जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री से मिलकर बना है।
और तब जाकर बना है बायोकेमिस्ट्री, यानी कि इसमें संलयन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जो जवाब है वह फ्यूजन हो जाएगा। डिस्टिलेशन जो होता है, डिस्टिलेशन का अर्थ होता है जो पूरा छन कर आए, यानी कि जो प्योर सब्जेक्ट होता है वह डिस्टिलेशन के अंतर्गत आता है। और लेमिनेशन का मतलब होता है पटलीकरण, मतलब एक सब्जेक्ट होता है उसके दर 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 बदर जो उसको पटलीकरण होता है, मतलब स्टेप वाइज होता है, तो वही पटलीकरण के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी फ्यूजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाय विच मोड मैनेजमेंट साइंस एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी आज फॉर्म, किस मोड द्वारा प्रबंधन विज्ञान और अनुसंधान पद्धति का निर्माण किया जाता है? तो ए ऑप्शन है एग्लोमेरेशन, बी ऑप्शन है फ्यूजन, सी ऑप्शन है क्लस्टर और डी ऑप्शन है डिस्टिलेशन। तो जो मैनेजमेंट साइंस और रिसर्च मेथोडोलॉजी है वह डिस्टिलेशन मेथड के अंतर्गत आती है, क्योंकि जैसा कि पिछले प्रश्न में मैंने बताया, डिस्टिलेशन होता है जो कि प्योर सब्जेक्ट होता है, मतलब कि क्या होता है इसमें कि पूरी तरह से छन कराए, यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी कोई चीज़ का हम लोग रिसर्च करते हैं, और रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है या मैनेजमेंट साइंस होता है, वह ये दो जो एग्जाम्पल हैं वह डिस्टिलेशन मेथड के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, डिस्टिलेशन मेथड। क्लस्टर की बात करें तो इसका मतलब होता है समूहन, और फ्यूजन जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि यह संलयन होता है, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को मिलकर इसका एक सब्जेक्ट का निर्माण किया जाता है। और फर्स्ट ऑप्शन जो है वह एग्लोमेरेशन है। अगला प्रश्न देखेंगे जिसमें है, हु डेवलप्ड क्लेजरस ए वोकैबुलरी कंट्रोल टूल, क्लेजरस किसने विकसित किया गया था? ये एक शब्दावली नियंत्रण उपकरण है। तो ये प्रश्न मैंने पिछले प्रश्न में मैं बता चुका हूँ। यह जो है जी भट्टाचार्य महोदय द्वारा दिया गया था, और क्लेजरस जो है 1982 ईस्वी में जी भट्टाचार्य महोदय द्वारा दिया गया था। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा जी भट्टाचार्य, यानी गणेश भट्टाचार्य, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन रंगनाथन टर्मिनोलॉजी लेटेंट फेसेट इज ए, रंगनाथन की शब्दावली में अव्यक्त पहलू एक है। इसके ऑप्शन है, ए है फेसेट एडेड एट द एंड, बी ऑप्शन है हिडन फेसेट, सी ऑप्शन है इम्पोर्टेंट फेसेट और डी ऑप्शन है करेंट ऑफ ऑल फेसेट। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, यानी कि रंगनाथन के टर्मिनोलॉजी में जो लेटेंट फेसेट होता है उसे हिडन फेसेट कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है, चैप्टर 12 ऑफ एएससीआर 2 हैज चेंज इट्स नेम इन एएससीआर 2 आर 2002, आइडेंटिफाई द चेंज नेम। तो एएससीआर 2 जो है, जिसके चैप्टर 12 जो है वह एएससीआर 2 आर जो रिवाइज एडिशन आई थी, जो कि 2002 ईस्वी में आई थी, तो इसमें इसका जो नाम बदला गया था वह कौन सा नाम है? तो ए ऑप्शन है इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज, बी ऑप्शन है कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज, सी ऑप्शन है पीरियोडिकल रिसोर्सेज और डी ऑप्शन है ऑनलाइन रिसोर्सेज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज। इसका जो नाम बदला था, नया नाम कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज है। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद यूडीसी, जो कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम कहा जाता है, यानी कि सार्वभौम दशमलव वर्गीकरण योजना यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन से संबंध सही कथनों की पहचान करनी है। इसमें ए ऑप्शन है इट इज फेस्टेड क्लासिफिकेशन स्कीम, बी ऑप्शन है पॉल आउटलेट हेनरी लाफाउंटेन आर एसोसिएटेड विद इट, सी ऑप्शन है इट हैज रिलेटिव इंडेक्स और डी ऑप्शन है इट यूजेज प्योर नोटेशन। तो इसमें जो ऑप्शन ए है फेसिटेड क्लासिफिकेशन स्कीम, यह यूडीसी स्कीम के अंतर्गत आती है। पॉल आउटलेट और हेनरी लाफाउंटेन ने 1905 ईस्वी में जो मेलविल डेवी है, जो जिन्होंने डीडीसी का निर्धारण किया था, तो उनसे आदेश लेकर उसी को यूडीसी के रूप में इन्होंने इसे लॉन्च किया। तो ये दोनों जो कथन है वो सही है, जबकि रिलेटिव इंडेक्स जो है वो डीडीसी में आती है, और जो प्योर नोटेशन होता है, यानी प्योर नोटेशन फॉर्म में होता है, वह भी डीडीसी में प्रयोग किया जाता है।
तो ये दोनों जो है ऑप्शन सी और डी वह डीडीसी के लिए सही कथन है, परंतु ए और बी जो है वह यूडीसी के लिए सही कथन यहाँ पे है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए में, ए एंड बी आर करेक्ट। तो अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। PMEST इन कोलन क्लासिफिकेशन ऑफ एस आर रंगनाथन इज, यानी एस आर रंगनाथन के बृहदान्त्र वर्गीकरण में PMEST क्या है और PMEST का प्रयोग कैसे किया जाता है। मैंने बताया था कि PMEST 1960 ईस्वी में, जो कि जो सिक्स्थ एडिशन था सीसी का, उसमें इसको लॉन्च किया गया था। इसमें PMEST के बारे में बताया गया था अच्छे से। और इसी में 1963 में जो सिक्स्थ एडिशन का रिवाइज एडिशन आया था, उसमें टी का सिंबल भी चेंज किया गया था, जो कि अब पोस्ट ऑफिस का प्रयोग किया जाता है इसके लिए, टी से टाइम होता है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि PMEST किस तरह से प्रयोग किया जाता है इसका वर्गीकरण में। तो ए ऑप्शन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंक्रीटनेस, जो कि सही है। और सेकंड ऑप्शन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसोसिएशन, तो ये एसोसिएशन के डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आधारित नहीं है। सी ऑप्शन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन, तो यह भी क्लासिफिकेशन के डिक्रीजिंग ऑर्डर पे नहीं है। जबकि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फंडामेंटल कैटेगरीज, तो यह फंडामेंटल कैटेगरीज के अंतर्गत पर आधारित होती है PMEST जो है। पी से पर्सनालिटी होता है, एम से मैटर होता है, ई से एनर्जी होता है, एस से स्टेट होता है और टी से टाइम होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा ए एंड डी आर करेक्ट। तो हम लोग ऑप्शन ए में देखते हैं कि यहाँ पे ए और बी आर करेक्ट दिया हुआ है, तो ये गलत है। बी एंड सी आर करेक्ट, ये भी गलत है। और सी एंड डी आर करेक्ट, ये भी गलत है। ऑप्शन डी आप लोग देखेंगे जिसमें कि दिया हुआ है ए एंड डी आर करेक्ट। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, जो कि है विच ऑफ द सर्च स्ट्रेटेजी इज यूजफुल टू इंक्रीज रिकॉल आउटपुट, यानी रिकॉल आउटपुट बढ़ाने के लिए कौन सी खोज रणनीति उपयोगी होती है। ए ऑप्शन है प्रोक्सिमिटी ऑपरेटर, बी होती है बुलियन ऑपरेटर नॉट, सी ऑप्शन है ट्रंकेशन, या डी ऑप्शन है बुलियन ऑपरेटर एंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग देने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा ट्रंकेशन। ट्रंकेशन जो है वह रिकॉल आउटपुट बढ़ाने के लिए खोज रणनीति का उपयोग करती है। नेक्स्ट प्रश्न है ओशियनोग्राफी इज फॉर्म बाय विच मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, समुद्र विज्ञान विषयों के निर्माण की किस विधि से बनता है। तो लेमिनेशन, फ्यूजन, फिजन और डी ऑप्शन है क्लस्टर। तो जो ओशियनोग्राफी है वह क्लस्टर यानी कि समूहन जिसे हम लोग कहते हैं, तो यह समूहन के अंतर्गत आती है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा क्लस्टर। और क्लस्टर के जो अगर कुछ एग्जांपल्स की हम लोग बात करें, तो इसके एग्जांपल में आ जाती हैं इंडोलॉजी, गांधीयाना, साइनोलॉजी, जो कि चाइनीज स्टडीज को हम लोग साइनोलॉजी कहते हैं, चाइनीज स्टडी को हम लोग साइनोलॉजी कहते हैं, और जापानीज स्टडी को हम लोग निपोनोलॉजी कहते हैं। तो ये इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी हो जाएगा क्लस्टर। समुद्र विज्ञान जो विषय के निर्माण की विधि है वो क्लस्टर विधि से बनती है। अगला प्रश्न है PQR इन द स्कीम ऑफ ऑपरेटर इन प्रीसिज बिलोंग्स टू। तो प्रश्न है प्रीसिज में ऑपरेटरों के स्कीमा में PQR किससे संबंधित है। इसके ऑप्शन ए है कोर एलिमेंट्स, बी ऑप्शन है एक्स्ट्रा कोर एलिमेंट्स, सी ऑप्शन है डिपेंडेंट एलिमेंट्स और डी ऑप्शन है स्पेशल क्लासेस ऑफ एक्शन। तो PQR जो है वह प्रीसिस में यूज की जाती है और यह जो है डिपेंडेंट एलिमेंट्स के अंतर्गत आती है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा डिपेंडेंट एलिमेंट्स। और प्रीसिस की फुल फॉर्म की बात करें तो प्रीसिस की फुल फॉर्म होती है प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। प्रीसिस जो है 1968 ईस्वी में डेरेक ऑस्टिन द्वारा दिया गया था। तो ये चीजें भी आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रश्न, जो कि है पार्ट जे ऑफ क्लासिफाइड कैटलॉग कोड एडिशन 5 डील्स विथ वर्गीकृत कैटलॉग कोड
एडिशन 5 का भाग जे किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन ए है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑथरशिप, बी ऑप्शन है नेम ऑफ पर्सन, सी है रेंडरिंग ऑफ नेम्स और डी है क्लास इंडेक्स एंट्री। तो जो जे होता है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड सीसीसी, जो कि 1934 ईस्वी में एस आर रंगनाथन महोदय द्वारा दी गई थी, वह जो है रेंडरिंग ऑफ नेम से संबंधित है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रेंडरिंग ऑफ नेम्स हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जिसमें अरेंज करना है हम सभी को। तो अरेंज द फॉलोइंग डब्ली कोड मेटा डाटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है इसको। तो निम्नलिखित डबलिन कोड तत्वों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करनी है। ए है कंट्रीब्यूटर, बी ऑप्शन है आइडेंटिफायर, सी ऑप्शन है रिलेशन और डी होता है राइट। तो इसका जो सही होगा जो व्यवस्थित अवरोही क्रम में होगा वह इसी प्रकार से होगा कंट्रीब्यूटर, आइडेंटिफायर, रिलेशन और राइट। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ए बी सी डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए बी सी डी। तो यह इसका सही क्रम है और इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेटा डाटा आर, मेटा डाटा के उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो मेटा डाटा का मतलब होता है डाटा अबाउट डाटा। मेटा डाटा का मतलब होता है डाटा अबाउट मेटा डाटा, यानी कि डाटा अबाउट डाटा को मेटा डाटा कहा जाता है और यह एक प्रकार का यूनिक आइडेंटिफिकेशन रखता है। सेकंड जो दिया हुआ है ये ऑथेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, तो यह भी रखता है। और थर्ड ऑप्शन है टू एलिमिनेट द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स और डी है टू अरेंज द कलेक्शन। तो ये दोनों नहीं होंगी मेटा डाटा के अंतर्गत, जबकि ऑप्शन ए जो कि है यूनिक आइडेंटिफिकेशन और दो नंबर जो है ऑथेंटिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, यह दोनों ही ऑब्जेक्टिव ऑफ मेटा डाटा के अंतर्गत आती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए एंड बी आर करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इज नोन एज। डेवी डेसिमल वर्गीकरण के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को किस रूप में जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेवी, बी ऑप्शन है वर्चुअल डेवी, सी ऑप्शन है ऑनलाइन डेवी और डी ऑप्शन है वेब डेवी। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है जो डीडीसी है, उसको हम लोग वेब डेवी के नाम से जानते हैं, इसके रूप में जानते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। और हम लोग आप मैं आप सभी को बता दूं कि जो डीडीसी है इसका जो 20th संस्करण है यानी 20वां संस्करण है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डेवी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेवी कहते हैं। और इसमें सीडी रोम का प्रयोग किया गया था और यह 1993 ईस्वी में इसको बोला गया था। और जबकि डीडीसी का जो है 21 संस्करण है, तो उसमें हम लोग डीवी फॉर विंडोज नाम का उपयोग किए हैं लोग, डीवी फॉर विंडोज। और यह जो है 1996 ईस्वी में इसका प्रयोग किया गया है। वेब डेवी जो है इसका प्रयोग हम लोग 2002 ईस्वी में इलेक्ट्रॉनिक जो वर्जन होता है, संस्करण होता है डेविड डिसमल क्लासिफिकेशन का, तो इसका जो हम लोग नामकरण वेब डेवी रखे हैं वह 2002 ईस्वी में का नामकरण किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वेब डेवी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम इज एन एग्जांपल ऑफ। सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण यूडीसी योजना का एक उदाहरण है। आप लोगों को बताना है कि जो यूडीसी है वह किस प्रकार का क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। तो इसके ऑप्शन है डी ए इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन, बी है रिजिडली फेसेटेड क्लासिफिकेशन, सी ऑप्शन है ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन और डी ऑप्शन है ऑलमोस्ट फेस्टेड क्लासिफिकेशन। तो जो यूडीसी है वह 1905 ईस्वी में पॉल आउटलेट और हेनरी लाफाउंटेन द्वारा दिया गया था और यह एक प्रकार का ऑलमोस्ट फेस्टेड क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वह ऑप्शन ऑप्शन डी ऑलमोस्ट फेस्टेड क्लासिफिकेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न है इन यूडीसी टू कंबाइन द फेसेट इंडिकेटर्स यूज्ड आर, यानी यूडीसी में पहलुओं को संयोजित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पहलू संकेतक हैं। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है कोलन, बी ऑप्शन है डबल कोलन, सी ऑप्शन है स्क्वायर ब्रैकेट और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो होती है, जो कि पॉल और आउटलेट और हेनरी लाफाउंटेन ने 1905 ईस्वी में दिए थे,
तो उसमें जो है विभिन्न पहलुओं के लिए किन किन इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें ए ऑप्शन है कोलन, जिसका प्रयोग यूडीसी में होता है। बी ऑप्शन है डबल कोलन। सी ऑप्शन है स्क्वायर ब्रैकेट। और ये तीनों ही ऑप्शन जो दिए हुए हैं, कोलन, डबल कोलन और स्क्वायर ब्रैकेट, इन तीनों का ही प्रयोग में जो होता है यूडीसी में इसका किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, द साइन यूज टू इंडिकेट ऑल टाइप्स ऑफ फेस एंड फेसेट रिलेशन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू सब्जेक्ट इन यूडीसी इज। यूडीसी में सभी प्रकार के चरण और पहलू संबंध दो विषयों के बीच अंतर संबंध को इंगित करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है, किस मतलब संकेत का उपयोग किया जाता है, यह बताना है आप सभी को। तो ए ऑप्शन है डबल कोलन, बी ऑप्शन है कोलन, सी ऑप्शन है स्क्वायर ब्रैकेट और डी ऑप्शन है डबल इन्वर्टेड कोमा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा ऑप्शन डी, जो कि डबल कोलन, डबल इन्वर्टेड कोमा दिया हुआ है। और डबल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग दो विषयों के बीच में अंतर संबंध को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको साथ में खुद से भी इसका जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। अगला प्रश्न है, इन यूडीसी द कॉमन एक्सुलरी ऑफ फॉर्म आर पुट इन पेरेंथेसिस विथ ए कनेक्टिंग सिंबल। यूडीसी में फॉर्म के सामान्य सहायक को एक कनेक्टिंग प्रतीक के साथ कोष्ठक में रखा जाता है। ए ऑप्शन है डबल इन्वर्टेड कोमा, बी ऑप्शन है एम्परसेंड, और सी ऑप्शन है नाउस्ट, और डी ऑप्शन है कोमा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा डबल इन्वर्टेड कोमा। डबल इन्वर्टेड कोमा का जो प्रयोग हम लोग करते हैं एक कनेक्टिंग सिंबल के रूप में, इसका प्रयोग किया जाता है। और जो मैंने इसके पिछला प्रश्न जो बताया था, इसका जो सही जवाब है वह थोड़ा गलती हो गया है, डबल इन्वर्टेड कोमा ना होकर इसका सही जवाब जो है वह कोलन होगा। तो इसको आप सभी सही कर लेंगे। इसका जो सही जवाब है वह कोलन होगा। कोलन का प्रयोग दो विषयों के बीच अंतर संबंध को इंगित करने के लिए किया जाता है। चलिए, ये प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न हम लोग करेंगे, जो कि है, इन विच ईयर यूडीसी एवरेज एडिशन वाज पब्लिश्ड। तो यूडीसी तो 1905 ईस्वी में आई थी, परंतु जो इसका एवरेज एडिशन था, यानी कि इसका संक्षिप्त जो संस्करण था, वह पूछा गया है कि कब आया था। तो ऑप्शन है ए 1962, बी ऑप्शन है 1963, सी ऑप्शन है 1961 और डी ऑप्शन है 1964। तो जो यूडीसी का एवरेज एडिशन था वह सन 1961 ईस्वी में आया था, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। और इस प्रश्न का सही जवाब यही हो जाएगा, 1961 ईस्वी। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो कि है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रंकेशन इज अप्लाइड इन। यानी ट्रंकेशन की अवधारणा को लागू किया जाता है। तो कहाँ लागू किया जाता है? फर्स्ट ए ऑप्शन है साइटेशन एनालिसिस, बी ऑप्शन है ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग, सी ऑप्शन है सर्च फॉर्मुलेशन और डी ऑप्शन है मशीन ट्रांसलेशन। तो बताइए आप सभी कि जो ट्रंकेशन है उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्च फॉर्मुलेशन। सर्च फॉर्मुलेशन में हम लोग ट्रंकेशन का प्रयोग करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि है, संस्थाओं के ब्रह्मांड को भागों में काट रहा है समन्वय स्थिति का। यानी बताना है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा विषय का कोऑर्डिनेट सही होगा, जो कि कटिंग ए यूनिवर्स ऑफ एंटिटीज इनटू पार्ट्स, यानी दो भागों या उससे अधिक अधिक भागों में बांटने के लिए हम लोग किस विषय का चुनाव करते हैं। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है डिसेक्शन विधि, बी ऑप्शन है लेमिनेशन, सी डिन्यूडेशन और डी जो है वह सुपर इम्पोजिशन है। तो देखिए, डिसेक्शन जो विधि होती है वह किसी भी विषय को दो भागों में बांटने का कार्य करती है, यानी अलग का कार्य करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वह ऑप्शन ए हो जाएगी। डिसेक्शन जो है वह ब्रह्मांड को दो भागों में काट रहा है, इस प्रकार की अगर प्रश्न है तो इसका उत्तर जो है वह डिसेक्शन हो जाएगा। लेमिनेशन का अर्थ होता है पटलीकरण, और डिन्यूडेशन भी बांटने का कार्य करती है, परंतु इसका एक एग्जाम्पल मैं बताऊं तो होता है जैसे कि
मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट हो गया, और मैथमेटिक्स में लिया गया जियोमेट्री, और जियोमेट्री में क्या पढ़ना है आपको, तो 3D, और 3D में क्या पढ़ना है, 2D। तो इस प्रकार का जब विषयों का विभाजन हो तो यह डिनोटेशन विधि के अंतर्गत आती है। तो एक मैं अलग से आप सभी के लिए क्लास बनाऊंगा जिसमें विषय का जो निर्धारण किया जाता है उसको किस प्रकार से वो किन भागों में बांटा जाता है, तो वो सभी मैं एक क्लास में आप सभी को अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, व्हाट इज डिनोटेशन। डिनोटेशन क्या है, तो इसमें ए ऑप्शन है इज डिवाइडिंग क्लासेस टू डिक्रीज द एक्सटेंशन, बी ऑप्शन है इज डिवाइडिंग क्लासेस टू इंक्रीज एक्सटेंशन, सी ऑप्शन है इज डिवाइडिंग क्लासेस टू इंक्रीज इंटेंशन एंड डिक्रीज एक्सटेंशन, डी ऑप्शन है इज डिवाइडिंग क्लासेस टू डिक्रीज इंटेंशन। तो डिनोटेशन जो है, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन सी होगा। सी देखिएगा, जिसमें लिखा हुआ है इज डिवाइडिंग क्लासेस टू इंक्रीज इंटेंशन एंड डिक्रीज एक्सटेंशन, यानी कि एक्सटेंशन डिक्रीज होगा और उसका जो इंटेंशन होता है उसको इंक्रीज किया जाता है, यानी बढ़ाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जैसे कि मैंने पिछले प्रश्न में जवाब दिया था कि मैथमेटिक्स से एक सब्जेक्ट है मैथ्स, उसमें हम लोग 3D पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, और ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, 3D पढ़ते हैं, फिर 2D पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो होता है सब्जेक्ट का विभाजन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जियोमेट्री में 3D पढ़े, ठीक है, और 3D में भी 2D अगर पढ़ते हैं, तो जैसे 2D पढ़ते हैं तो ये क्या हुआ, एक विषय के रूप में अगर इसे हम लोग पढ़ें तो इसका इंटेंशन जो होता है वह तो बढ़ रहा है, क्योंकि इसका हम लोग गहन अध्ययन करेंगे, बृहत अध्ययन करेंगे, या 3D ही पढ़ेंगे तो बृहत अध्ययन करेंगे। मैथ्स पढ़ेंगे तो मैथ्स में सभी चीज पढ़ना पड़ता है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, हर चीज पढ़ना पड़ेगा, ट्रिगोमेट्री। तो इसमें क्या होता है कि इसका एक्सटेंशन तो बहुत बड़ा होता है, परंतु जो इसका इंटेंशन होता है कम हो जाता है। परंतु अगर इसका एक टॉपिक सिर्फ ले, जैसे 3D अगर ले लेते हैं, पढ़ते हैं ज्योमेट्री में, तो ज्योमेट्री के अंतर्गत तो हम लोग 3D भी पढ़ेंगे, 2D भी पढ़ेंगे, रोम्बस स्क्वायर सब पढ़ेंगे, ठीक है। परंतु अगर एक ही चीज ले देते हैं कि स्क्वायर पढ़ना है हमें, और स्क्वायर में हमें 3D पढ़नी है, तो 3D पढ़नी है तो क्या होता है इसमें, इसका इंटेंशन जो होता है वो इंक्रीज हो गया, और एक्सटेंशन, एक्सटेंशन माने विस्तार जो हो गया वह कम हो गया। विस्तार क्या हो गया, कम हो गया। तो वह जो है डिनोटेशन विधि, जिसे अनाच्छादन कहते हैं हम लोग, उसके अंतर्गत ये आती है। आशा करते हैं कि आप डिनोटेशन विधि को अच्छी तरह समझ गए होंगे। और एक होता है डिसेक्शन विधि, जो कि पिछले प्रश्न में था। तो डिसेक्शन का मतलब भी होता है कि दो भागों में बांटने का कार्य करती है। तो डिसेक्शन का भी दो भाग में बांटा गया है, एक होता है फ्यूजन और एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन में होता है क्या कि संलयन विधि होता है। संलयन विधि होता है जैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री को हम लोग मिला दें तो बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट बन गया, बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये फ्यूजन के अंतर्गत आता है। जबकि मान लीजिए एक सब्जेक्ट है कोई, बायोकेमिस्ट्री ही है या कोई भी एक सोशल साइंस सब्जेक्ट है, तो उसमें हम लोग जो दो सब्जेक्ट मिला दें, जैसे बायोलॉजी को मिला दे और टेक्नोलॉजी को मिला दे, बायोलॉजी को मिला दिए और यहाँ पे टेक्नोलॉजी को मिला दिए, तो दोनों को मिलाकर क्या बन गया, बायोटेक्नोलॉजी। तो ये हो गया फ्यूजन। क्या हो गया, फ्यूजन। अब फ्यूजन क्या हो गया, विखंडन होता है। जैसे एक सब्जेक्ट है, उसको दो भागों में जब हम बांट देते हैं तो वह हो जाता है विखंडन, तो वह हो जाता है फ्यूजन। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट हो गया, तो इसी का रिवर्स कर दीजिए, तो बायोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट हो गया और टेक्नोलॉजी क्या हो गया, अलग सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, एफ आर बी आर स्टैंड फॉर। एफ आर बी आर का अर्थ क्या होता है वो आपको बताना है, बताइए आप सभी। तो एफ आर बी आर का फुल फॉर्म होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे, आप लोग नोट कर लेंगे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। तो ये होती है एफ आर बी आर का फुल फॉर्म।
तो देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में तो यहाँ फंडामेंटल दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड में फंक्शनल दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, तो ये सही ऑप्शन है। और इस यहाँ रिमार्क्स दिया हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग करेंगे। इन कोलोन क्लासिफिकेशन सिक्स एडिशन एंटियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट एम डिनोट्स, एम किस चीज को डिनोट करता है यह बताना है। तो ए ऑप्शन है टेबल, बी ऑप्शन है पीरियोडिकल, सी ऑप्शन है सीरियल और डी ऑप्शन है केस स्टडी। तो इसमें जो है एम जो है वह पीरियोडिकल को दर्शाता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। हालांकि मैं इसके लिए एक और चीज बता देता हूँ, जो सीसी का सिक्स्थ एडिशन है उसमें अगर एंटीवायराइजिंग एजेंट जो कॉमन आइसोलेट होते हैं उसकी बात करें तो इस प्रकार से आप लोग याद कर लेंगे। जो मेन मेन है वो मैं लिखाता हूँ, AKMN, इसी प्रकार से याद करेंगे आप सभी को याद हो जाएगी। AKMN RSTWX, ये बहुत ही कॉमन है और इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो AKMN RSTWX आपको याद रहेगा, AKMN RSTWX याद रहेगी। तो ए से क्या हो जाता है, बायोग्राफी हो जाता है। बायोग्राफी जो सब्जेक्ट होती है वो ए उसका सिंबल हो जाता है। और के से हो जाता है इंसाइक्लोपीडिया। तो इंसाइक्लोपीडिया का जो उत्पत्ति हुआ है, तो इंसाइक्लोपीडिया करके आता है, के आता है कि नहीं। तो वैसे ही के से हो गया क्या, इंसाइक्लोपीडिया। के से हो जाता है इंसाइक्लोपीडिया। एम से याद रखेंगे पीरियोडिकल, एन से हो जाता है सीरियल, और आर से हो जाता है, आपको याद रखना है, आर से रिपोर्ट होती है तो यहाँ पे हो जाएगा कमीशन रिपोर्ट, कमीशन रिपोर्ट। और एस से हो जाएगा स्टेटिक्स, और टी से हो जाता है, ये भी रिपोर्ट, आर से तो रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट में टी भी आ रहा है तो ये हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट। ठीक है। अब इसके बाद डब्लू हो जाएगा क्या, बिब्लियोग्राफी, और एक्स क्या हो जाता है, लॉ। तो इसको इसी फॉर्म में याद रखेंगे, AKMN RSTWX। एक्स से लॉ हो जाएगा, ए से हो जाएगा बायोग्राफी, के से हो जाएगा इंसाइक्लोपीडिया, एम से पीरियोडिकल, एन से सीरियल और आर से कमीशन रिपोर्ट, एस से स्टैटिक्स हो जाती है, और टी से जो है वह एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट हो जाएगा, और डब्ल्यू हो जाएगा बिब्लियोग्राफी, और एक्स से क्या होता है, लॉ। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग करेंगे। इसमें है, इन यूडीसी कॉमन आइसोलेट्स आर कॉल्ड, यूडीसी में समान आइसोलेट्स को कहा जाता है। तो बताना है कि यूडीसी में जो कॉमन आइसोलेट्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है एक्सिलरी सब डिवीजन, बी ऑप्शन है कॉमन सब डिवीजन, सी ऑप्शन है स्पेशल सब डिवीजन, और डी ऑप्शन है फॉर्म सब डिवीजन। तो बताइए, आप सभी भी बताइए कि इसमें से कौन सा प्रश्न सही होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए हो जाएगा। एक्सिलरी सब डिवीजन को सामान्य आइसोलेट कहा जाता है यूडीसी में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि इन विच ईयर यूडीसी इंटरनेशनल मीडियम एडिशन BS 100, BS सॉरी एक 1000 AM वाज पब्लिश्ड, किस वर्ष में यूडीसी अंतर्राष्ट्रीय मध्यम संस्करण BS 1000M प्रकाशित हुआ था। ए ऑप्शन है 1985, बी ऑप्शन है 1986, सी ऑप्शन है 1987 और डी ऑप्शन है 1988। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए हो जाएगा, 1985। तो याद रखेंगे आप सभी कि जो 1985 में है उसी में यूडीसी अंतर्राष्ट्रीय मध्यम संस्करण को प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि है एप्यूपा। एप्यूपा इज रिलेटेड टू, तो एप्यूपा का मतलब मैंने पिछले क्लास में सॉरी पिछले कुछ प्रश्न पहले बता दिया हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि एप्यूपा में जो होता है, यू से अम्ब्रल होता है, पी से पिनम्ब्रल होता है और ए से लाइन होता है। अम्ब्रल जो होता है जो बहुत ही रिलेवेंट आइटम्स होते हैं तो उसको अम्ब्रल कहा जाता है, और जो पिनम्ब्रल होता है वह थोड़ा सम इससे कम होती है। ठीक है। और एलाइन जो होती है कि इसका जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं उसमें जिसका कोई इम्पोर्टेंस उतना खास होता नहीं है तो वो एलाइन में आता है। तो एप्यूपा मैं आप सभी को बता चुका हूँ। तो एप्यूपा किससे संबंधित है इसमें आप सभी को बताना है। तो ए ऑप्शन है कैनोनिकल क्लास, बी ऑप्शन है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स,
सी ऑप्शन है बुक बाइंडिंग, और डी है अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन शेल्फ्स। तो जो डी ऑप्शन है अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन शेल्फ्स, मैंने बुक को अगर शेल्फ में सजानी है तो किस प्रकार से सजाएंगे, तो इसी एप्यूपा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसमें जो मोस्ट रिलीवेंट आइटम होते हैं, बुक्स होते हैं, उसको पहले उसको सजाया जाता है, फिर उससे कम जो होता है यानी कि यू होता है अम्ब्रल, पिन अम्ब्रल, और फिर ए होता है एलाइन। तो एलाइन जो होती है उसको सबसे लास्ट में अंतिम में सजाया जाता है, क्योंकि वो ये रिलीवेंट आइटम्स नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि है इन कोलोन क्लासिफिकेशन सिक्स एडिशन द फेज रिलेशन डिजिट बी शोन, यानी बृहदान्त वर्गीकरण छठवें संस्करण में चरण संबंध अंक बी किसको दर्शाता है। तो बी जो है ये ऑप्शन है जनरल, बी से बेयस, सी से डिफरेंस और डी से इन्फ्लुएंसिंग। तो जो बी डिजिट है वह बेयस को दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स इज द एग्जांपल ऑफ विच फेज रिलेशन इन सीजी। इंजीनियरों के लिए गणित सीसी में किस चरण संबंध का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन है जनरल, बी से बेयस रहता है और सी से कंपैरिजन होता है, उसको याद रखेंगे आप लोग, सिंबल होता है उसका, और डी ऑप्शन है इन्फ्लुएंस। तो मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर जो है वह किसका एग्जाम्पल होगा, तो वह ब्यास जो होता है, बायस, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू रंगनाथन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन कंसिस्ट इसेंशियली ऑफ ए सिंगल शेड्यूल इनुमरेटिंग ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द एंटिसिपेटेड फ्यूचर, यानी रंगनाथन के अनुसार वर्गीकरण के किस स्कीम में अनिवार्य रूप से एक ही अनुसूची होती है जिसमें भूत, वर्तमान और प्रत्याशित भविष्य के सभी विषयों की गणना की जाती है। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है एन ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव, बी ऑप्शन है ए रिजिडली फेसेड, सी ऑप्शन है एन ऑलमोस्ट फेसेटेड और डी ऑप्शन है एन इन्यूमरेटिव। तो बताइए इसमें कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जो सीसी होती है जिन रंगनाथन साहब दिए थे, और सीसी को हम लोग कोलन क्लासिफिकेशन कहते हैं, 1933 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। तो इसमें जो पूछा गया आपसे प्रश्न कि वह कौन सी अनुसूची है, मतलब किसके अंतर्गत आएगी जिसमें भूत, वर्तमान और प्रत्याशित भविष्य के सभी विषयों की गणना की जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी एन इन्यूमरेटिव। एन इन्यूमरेटिव के अंतर्गत ये आएगी। अगला प्रश्न हम लोग अब देखेंगे जो कि है पार्ट पार्ट 3 ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन सिक्स एडिशन डील्स विद वेदांत वर्गीकरण, यानी कोलन क्लासिफिकेशन के 6वें संस्करण का भाग 3 किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है शेड्यूल ऑफ क्लासिक्स एंड सेक्रेट बुक्स विथ स्पेशल नेम्स, बी ऑप्शन है रूल्स, सी ऑप्शन है शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन और डी ऑप्शन है रिलेटिव इंडेक्स। तो आप सभी भी इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि जो पार्ट थर्ड होता है कोलन क्लासिफिकेशन के 6वां एडिशन का, तो वह किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, शेड्यूल ऑफ क्लासिक एंड सेक्रेट बुक्स विद स्पेशल नेम इसके अंतर्गत ही आती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हु ऑथर्ड मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी किन के द्वारा लिखा गया है, और यह जो पुस्तक है मैं बता दूं आप सभी को कि 1903 ईस्वी में लिखी गई थी, और यह जो पुस्तक है जेडी ब्राउन द्वारा लिखा गया है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए जेडी ब्राउन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है अकॉर्डिंग टू इफ्ला FRBR, the objectives of an information system can be expressed by the following task। इफ्ला के FRBR के अनुसार एक सूचना प्रणाली के उद्देश्यों को निम्नलिखित कार्यों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, तो उसमें बताना है। तो मैंने पहले भी बताया था कि FRBR का जो सीरीज मैंने बताया था कि किस प्रकार से सजाएंगे, तो उसमें मैंने बताया था फाइंड, आइडेंटिफाई, सेलेक्ट एंड ऑब्टेन। तो ये देखेंगे ये ऑप्शन डी में है, हाइड, आइडेंटिफाई, सिलेक्ट एंड ऑब्टेन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग करेंगे जो कि है मेथड नाउ ए क्यूरेटेड कलेक्शन ऑफ मेथड इन केमिस्ट्री इज स्टार्टेड सिंस। मेथड नाउ रसायन विज्ञान में विधियों का एक क्यूरेटेड संग्रह है
जो कब से शुरू किया गया था बताना है। तो ए ऑप्शन है 2010, बी ऑप्शन है 2012, सी ऑप्शन है 2016 और डी ऑप्शन है 2017। तो इसमें बताना है आप सभी को कि जो मेथड नाउ है वह एक प्रकार का केमिस्ट्री से संबंधित है, कलेक्शन किया जाता है मेथड इन ए केमिस्ट्री। तो वह कब से शुरू किया गया है। तो यह जो है इसके जो ऑप्शन सी हैं 2016 वह सही है। 2016 से मेथड नाउ को शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। कंट्रोल्ड vocabulary fall broadly into following category। नियंत्रित शब्दावली मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आती है। ए ऑप्शन है सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट, बी ऑप्शन है थिजोरल, सी ऑप्शन है फोल्कोसोनोमीज और डी ऑप्शन है ओंटोलॉजीज। तो इस प्रश्न का आप लोग बताइए जवाब क्या होगा कि इसमें पूछा गया है आप सभी से कि जो कंट्रोल वोकैबुलरी होता है वो किस श्रेणी में आती है। तो जो कंट्रोल वोकैबुलरी होती है वह जो है सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट के अंतर्गत भी आती है और थ्योरीज के भी अंतर्गत आती है, जबकि फोल्कोसोनोमीज के अंतर्गत नहीं आएंगी और ओंटोलॉजीज के अंतर्गत आती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा ए सी डी आर करेक्ट, जो कि आप ऑप्शन बी में देख सकते हैं ए सी डी आर करेक्ट। इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अरेंज ईयर वाइज डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग इंडेक्सिंग सिस्टम। यहाँ पे हम लोगों को ईयर वाइज कुछ इंडेक्सिंग सिस्टम दिया गया है, उसको सजाना है। और मैं पहले भी आप सभी को बता चुका हूँ कि जो अ, ये ईयर वाइज होता है, डेवलपमेंट ऑफ ईयर होती है, उसको याद रखेंगे क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और खासकर यूजीसी नेट की परीक्षाओं में तो अवश्य ही पूछी जाती है। तो रिलेटिव इंडेक्सिंग जो कि जेइल फेराडे द्वारा दिया गया था वह जो है 1950 ईस्वी में दी गई थी। वह जो है 1950 ईस्वी में दी गई थी। चेन इंडेक्सिंग की बात करें तो 1934 ईस्वी में एस आर रंगनाथन महोदय द्वारा दिया गया था। और सब्जेक्ट इंडेक्सिंग की बात करें तो ईजे के कोट्स महोदय द्वारा 1963 ईस्वी में इसको प्रतिपादित किया गया था। रिसीस की बात करें तो डेरेक ऑस्टिन महोदय द्वारा 1968 ईस्वी में इसे दिया गया था। तो अब हम लोग सजाएंगे। सर्वप्रथम चेन इंडेक्सिंग आ जाएगी जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1934। उसके बाद 1950 रिलेटिव इंडेक्सिंग आ जाएगी जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और उसके तत्पश्चात सी ऑप्शन सब्जेक्ट इंडेक्सिंग जो कि ईजे कोर्ट से आया था। और उसके बाद प्रीसिस जो कि डेरेक ऑस्टिन द्वारा दिया गया था। तो इसका क्रम सही हो जाएगा बी ए सी डी। तो बी ए सी डी हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन देखेंगे, बी ऑप्शन में बी ए सी डी सही क्रम में सजाया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। स्काई फाइंडर पूछा गया है कि स्काई फाइंडर एक क्यूरेटेड डाटाबेस ऑफ केमिकल एंड बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन फर्स्ट लॉन्च इन। स्काई फाइंडर कब लॉन्च किया गया था। ए ऑप्शन है 1994, बी ऑप्शन है 1995, सी ऑप्शन है 1996 और डी ऑप्शन है 1997। तो बताना है इसमें कि जो स्काई फाइंडर है उसको कब लॉन्च किया गया था। तो स्काई फाइंडर जो है वो उसको 1995 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1995। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न आने से पहले ये बता दें कि जो स्काई फाइंडर है इसका जो ऑनलाइन फॉर्मेट जो आया था, यानी ऑनलाइन वर्जन आया था, वेब वर्जन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यह पूछ दिया जाए कि कब से आया था, तो यह जो है वह 2008 ईस्वी से इसका स्काई फाइंडर का वेब वर्जन लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक सार सेवाओं के उत्पाद हैं। ए ऑप्शन है स्काई फाइंडर, बी ऑप्शन है स्काई वायल, सी है मेथड नाउ और डी है एनालिटिकल सर्विसेज। तो निम्नलिखित में से रासायनिक सार सेवाओं बताना है। मेथड नाउ तो मैंने बताया था कि 2016 ईस्वी में जो है को लॉन्च किया गया था और यह केमिस्ट्री से संबंधित है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो स्काई फाइंडर है वह भी केमिस्ट्री से संबंधित है। तो ए और सी करेक्ट हो जाएगा। तो ए एंड सी आर करेक्ट हम लोग देखेंगे कहाँ दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं दिया हुआ है ए सी एंड करेक्ट। तो ये दोनों जो है स्काई फाइंडर और मेथड्स नाउ वह केमिस्ट्री के जो क्या बोलते हैं
केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस जो CAS पर लॉन्च किया जाता है, पर प्रकाशित किया जाता है, उससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, दी लेटर बाय लेटर मेथड ऑफ अल्फाबेटाइजेशन इन डिक्शनरी कैटालॉग इज नोन एज। शब्द को सूची में वर्णमाला की पत्र द्वारा पत्र विधि को किस रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन है नथिंग बिफोर समथिंग, बी ऑप्शन है समथिंग बिफोर नथिंग, सी ऑप्शन है ऑल दो, और डी ऑप्शन है समथिंग आफ्टर मोर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लेटर बाय लेटर जो होता है, तो उसे हम लोग ऑल थ्रू, इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑल थ्रू। जो डिक्शनरी में हम लोग लेटर बाय लेटर वर्णमाला पत्र विधि का प्रयोग करते हैं, यानी लेटर बाय लेटर विधि का जो प्रयोग करते हैं, वह ऑल थ्रू के रूप में जाना जाता है। यही आपसे पूछ दिया जाता है, एक और भी प्रश्न इसमें पूछ दिया जाएगा, वर्ड बाय वर्ड पूछा जाता है, तो वो किस नाम से आप लोग जानेंगे, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड इन द थर्ड डिजिट ऑफ DDC थर्ड समरी। DDC तीसरे सारांश के तीसरे अंक में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? ए ऑप्शन है शेड्यूल, बी ऑप्शन है क्लास, सी दिया है सेक्शन, और डी ऑप्शन है डिवीजन। तो बताइए कि इनमें से जो DDC का थर्ड समरी है, तीसरा अंक जो होता है, वह किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सेक्शन। सेक्शन के द्वारा इसे दर्शाया गया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब सेक्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो कि है कैनन ऑफ रेटिसेंस इज ए कैनन फोर। कैनन ऑफ रेटिसेंस किससे संबंधित है? इससे पहले मैंने आप लोगों को शायद एक प्रश्न बताया था जिसमें पूछा गया था कि कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट या कैनन ऑफ करेंसी किससे संबंधित है, और उस समय मैंने आप सभी को बताया था कि हो सकता है आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि कैनन ऑफ रेटिसेंस किस कैनन के अंतर्गत आता है। तो ए ऑप्शन है आइडिया प्लान, बी वर्बल प्लान, सी नोटेशनल प्लान, और डी है बोथ आइडिया एंड नोटेशनल प्लान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा बी ऑप्शन, वर्बल प्लान के अंतर्गत आती है। और वर्बल प्लान के अंतर्गत ही जो है वह चार आती हैं कॉन्टेक्स्ट, जैसे कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कैनन ऑफ इनुमरेटिव, कैनन ऑफ करेंसी और कैनन ऑफ रेटिसेंस। ये चार जो है वो वर्बल प्लान के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आइडेंटिफाई द बेसिक पार्ट्स ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन करना है, आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है ए रूल्स, बी शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, और सी ऑप्शन है शेड्यूल ऑफ क्लासिक एंड स्केयर्ड बुक्स, डी ऑप्शन है जियोग्राफिकल शेड्यूल्स। तो बताइए आप सभी कि कोलोन क्लासिफिकेशन के मूल भाग कौन कौन से होते हैं, उसकी पहचान करना है। तो बताइए आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ए बी सी आर करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्योंकि जो CC है उसके मूल भागों के अंतर्गत रूल्स, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन और शेड्यूल ऑफ क्लासिक्स एंड स्केयर्ड बुक्स आती है, जबकि जियोग्राफिकल शेड्यूल्स का कोई भी कनेक्शन इससे नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एज इनशिएटेड बाय रंगनाथन। रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित विशेषताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन से कैनन हैं? ए ऑप्शन है कैनन ऑफ रेलिवेंस, बी ऑप्शन है कैनन ऑफ परमानेंस, और सी ऑप्शन है कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन, और डी ऑप्शन है कैनन ऑफ इंटरप्रिटेशन इन चैन। तो बताइए आप सभी कि इसमें से कौन सा सही होगा? तो रंगनाथन द्वारा जो प्रतिपादित विशेषताएं हैं उसमें से एक तो आती है कैनन ऑफ रिलीवेंस आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा कैनन ऑफ परमानेंस, और डिफरेंशिएशन भी आ जाएगा, लेकिन कैनन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ चेन इसके अंतर्गत नहीं आएगी। इस प्रश्न का सही जवाब जो है वह बी हो जाएगा, ए बी सी आर करेक्ट। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो कि है सब्जेक्ट हेडिंग एंड थियोरीज आर टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ। सब्जेक्ट थ्योरी
सब्जेक्ट हेडिंग्स एंड थियोरी आर टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि विषय शीर्षक और थियोरी के विशिष्ट उदाहरण कौन कौन से होते हैं। ए ऑप्शन है फ्री टेक्स्ट टर्म, बी ऑप्शन है नॉन कंट्रोल्ड वोकाबुलरी, सी है कंट्रोल वोकाबुलरी और डी है नेचुरल लैंग्वेज टर्म। तो जहाँ थियोरी आ जाएगी उस प्रश्न में, वहाँ पे कंट्रोल वोकाबुलरी ही प्रश्न का सही उत्तर होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कंट्रोल वोकाबुलरी जो है वह सब्जेक्ट हेडिंग एंड थियोरीज के एग्जाम्पल्स, कंट्रोल वोकेबुलरी के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है ISBD-CR इज रिवाइज फ्रॉम। ISBD-CR जो है वह किसका रिवाइज फॉर्म है, संशोधित, को संशोधित करके बनाया गया है। तो ये ऑप्शन है ISBD-S, एस से होती है सीरियल, और ISBD-ER हो गया। ISBD-CM होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कार्टोग्राफिक मटेरियल, और ISBD-NBM होता है नॉन बुक मटेरियल। तो जो ISBD-CR है वह ISBD-S का ही रिवाइज फॉर्म है। तो ये इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है क्रेनफील्ड प्रोजेक्ट वाज एसोसिएटेड विद। क्रेनफील्ड परियोजना किसके साथ जुड़ी हुई है। ए ऑप्शन है इंडेक्सिंग, बी ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्टिंग, सी ऑप्शन है कैटालॉगिंग और डी ऑप्शन है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। तो जो क्रेनफील्ड प्रोजेक्ट है वह इंडेक्सिंग से संबंधित है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडेक्सिंग। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे in mark record structure which components is an index to the location of variable length field within record। मार्क रिकॉर्ड संरचना में कौन सा घटक रिकॉर्ड के भीतर चर लंबाई के क्षेत्र के स्थान के लिए एक सूचकांक है। ए ऑप्शन है लीडर, बी ऑप्शन है डायरेक्टरी, सी ऑप्शन है फिक्स्ड फील्ड और डी ऑप्शन है फील्ड्स फॉर सब्जेक्ट एक्सेस। तो मार्क रिकॉर्ड के द्वारा जो घटक होता है एक, जो कि रिकॉर्ड के भीतर चर लंबाई को क्षेत्र को बताता है, तो वह जो है डायरेक्टरी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डायरेक्टरी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी। ग्रंथ सूची का जनक किसे कहा जाता है, ये बताइए आप लोग कि हु इज द फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी। ए ऑप्शन है पॉल आउटलेट, बी ऑप्शन है हेनरी लाफाउंटेन, सी ऑप्शन है लूथर इवांस और डी ऑप्शन है कॉनराड गेसनर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉनराड गेसनर। कोनार्ड जो गेसनर हैं वो उन्हें ही फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बिब्लियोथिका यूनिवर्सलिस नामक बिब्लियोग्राफी पर काम भी किया है इन्होंने। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे जो कि है रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, जो कि 1876 ईस्वी में लिखी गई थी, प्रकाशित की गई थी। वाइज डिवाइड बाई, शब्दकोश के लिए जो है नियम वो किसके द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन ए है ए पेनिजी, बी ऑप्शन है सी जेवेट, सी ऑप्शन है एस लुबेड्स्की और डी ऑप्शन है सी ए कटर। तो रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग जो है जो कि 1876 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी, वह सी ए कटर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे हु एमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1913। निम्नलिखित में से किसे 1913 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ए ऑप्शन है पॉल आउटलेट, बी है इजे कोट्स, सी है जेल फैराडे और डी ऑप्शन है हेनरी लाफाउंटेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हेनरी लाफाउंटेन को 1913 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है हु अमंग द फॉलोइंग एडिटेड द 23rd एडिशन ऑफ डीडीसी। निम्नलिखित में से किसने डीडीसी के 23वें संस्करण का संपादन किया था। तो ए ऑप्शन है जॉन पी कोमाराउमी, बी है जॉन मिचेल, सी है बेंजामिन एकॉस्टर, डी ऑप्शन है मिल्टन फर्गसन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन मिचेल। जॉन मिचेल जो है डीडीसी के 23वें संस्करण का संपादन किया है। और ईएमआरएस में जो इस बार परीक्षा हुई थी 2023 में, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि डीडीसी के 23वें संस्करण के संपादक के रूप में कौन सम्मिलित नहीं है, और उसके ऑप्शन में 3 ऐसे थे जो कि सम्मिलित थे और चौथा जो था वो सम्मिलित नहीं था। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था।
तो उसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, द डबलिन कोर एलिमेंट सेट कंसिस्ट ऑफ 15 एलिमेंट्स दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग थ्री ग्रुप्स। डबलिन कोर तत्व सेट में 15 तत्व होते हैं जिन्हें निम्नलिखित 3 समूहों में विभाजित किया जा सकता है, जिसका ए ऑप्शन है कंटेंट ऑफ द रिसोर्स, बी ऑप्शन है रिसोर्स व्हेन व्यूड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सी ऑप्शन है फिजिकल फॉर्मेट ऑफ द रिसोर्स और डी ऑप्शन है इशू ऑफ रिसोर्स इंस्टेंटिनेशन। तो बताइए आप सभी कि इस प्रश्न का कौन सही जवाब होगा। तो देखिए, जो डबलिन कोर एलिमेंट में 15 एलिमेंट्स होते हैं उसमें कंटेंट ऑफ द रिसोर्स जो होती है वह इसमें विभाजित किया गया है, और रिसोर्स व्हेन व्यूड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी विभाजित किया गया है। फिजिकल फॉर्मेट ऑफ द रिसोर्स भी इसके अंतर्गत नहीं आएंगी, इसके क्योंकि फिजिकल फॉर्मेट के रूप में इसे विभाजित नहीं किया गया है, और इशू ऑफ रिसोर्स इंस्टेंटिएशन के रूप में इसे विभाजित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए, बी एंड डी आर करेक्ट हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब यही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है, हु among द फॉलोइंग फर्स्ट टाइम यूज द टर्म डॉक्यूमेंटेशन। निम्नलिखित में से किसने पहली बार दस्तावेजीकरण शब्द का प्रयोग किया था। ए ऑप्शन है पॉल ऑटलेट, बी ऑप्शन है ईजे कोट्स, सी ऑप्शन है जेल फराडे और डी ऑप्शन है हेनरी लाफाउंटेन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा कॉनरेड, सॉरी, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए हो जाएगा। पॉल आउटलेट ने सर्वप्रथम डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्लासिफिकेशन इज द अरेंजिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू लाइकनेस एंड अनलाइकनेस, हु सेड दिस। वर्गीकरण है समानता और असमानता के अनुसार चीजों को व्यवस्थित करना, यह किसने कहा था। ए ऑप्शन है मेलविल डेवी, बी ऑप्शन है मार्गरेट मैन, सी ऑप्शन है एसा रंगनाथन और डी ऑप्शन है WCB शेयर्स। तो आप बताइए कि क्लासिफिकेशन इज द अरेंजिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू लाइकनेस एंड अनलाइकनेस, हु सेड दिस, यह कथन किसने कहा था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्गरेट मैन। मार्गरेट मैन ने इस कथन को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि है, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस इज कंसर्न्ड विथ। परासरण के सिद्धांत का संबंध किससे है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है कैटालॉगिंग से, बी क्लासिफिकेशन, सी रिक्लासिफिकेशन और डी है रिकैटालॉगिंग। तो ऑस्मोसिस जो होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, वह रिक्लासिफिकेशन से संबंधित है। इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑस्मोसिस में कहा गया है कि हम उन चीज़ों को सर्वप्रथम रखेंगे जिसका उपयोग बारंबार होता है या अधिक से अधिक होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस क्या है कि क्लासिफिकेशन से संबंधित है, रिक्लासिफिकेशन यानी पुनः वर्गीकरण जो हम लोग करते हैं उससे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है, इन द नोटेशनल सिस्टम ऑफ ए क्लासिफिकेशन स्कीम एन एम्प्टी डिजिट डिनोट्स दैट है। वर्गीकरण योजना के संकेतन प्रणाली में एक खाली अंक दर्शाता है। ए ऑप्शन है नो रियल वैल्यू, बी ऑप्शन है नो सिमेंटिक वैल्यू, सी ऑप्शन है नो सिंटेक्टिकल वैल्यू और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दी। तो इसमें बताना है कि इम्पटी डिजिट जो है वह किसको दर्शाता है। तो इम्पटी डिजिट जो होता है वह नो सिमेंटिक वैल्यू को दर्शाता है, जो कि आप ऑप्शन बी में देख सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नो सिमेंटिक वैल्यू। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, लिपहिस जिसका फुल फॉर्म होता है लिंक्ड फेज इंडेक्सिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, यानी लिपहिस को किसने विकसित किया था ये आपको बताना है। तो लिपसिस की पहले बात हम लोग करें तो ये जो है 1978 ईस्वी में, हालांकि ईस्वी में इसलिए बताता हूँ कि ये याद रखेंगे तो आप लोगों को सहूलियत होगी जब ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएं कि क्रमानुसार सजाएं, क्रमानुसार सजाएं। तो इसमें अगर लिफिस लिफिस दिया हो और आपको ये ईयर ही नहीं पता हो कि ये कब डेवलप किया गया था, तो आप उसे सजाने में नहीं समर्थ होंगे और वो प्रश्न आप गलत करके आएंगे।
तो 1978 में लिफिस को डेवलप किया गया था। पूछा गया प्रश्न में किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये ऑप्शन है टीसी क्रेवेन, बी है जे फ्राइडेन, सी ऑप्शन है जेसीआर इट्स और डी ऑप्शन है पीटर ड्रकर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए हो जाएगा, टीसी क्रेवेन। टीसी क्रेवेन द्वारा ही जो है वह लिफिस का डेवलप किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम कंप्राइज पूर्व समन्वय अनुक्रमण प्रणालियों में शामिल है। ये ऑप्शन है नेफिस, बी ऑप्शन है स्लिस, बी सी ऑप्शन है पीक एबू और डी ऑप्शन है एज नॉट कार्ड। तो जो प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग के अंतर्गत आती है, एक होती है पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्स। तो जो नेफिस और स्लाइस जो दिया हुआ है यहाँ पे, और नेफिस के बारे में मैंने तो अभी बताया कि इसका फुल फॉर्म होता है लिंक फेज इंडेक्सिंग सिस्टम और 1978 ईस्वी में टीसी कर्वेन द्वारा डेवलप किया गया था। और पी के बू को बाटन ने लिखा था। ठीक है, तो ये दोनों जो होते हैं वो प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें दिया हुआ है कि ए एंड बी आर करेक्ट। तो नेफिस और स्लाइस जो इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग सिस्टम होती है, वो प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हु डिफाइंड नोटेशन एज ए शॉर्ट हैंड साइन। संकेतन को आशुलिपि चिन्ह के रूप में किसने परिभाषित किया है। ए ऑप्शन है एस आर रंगनाथन, बी ऑप्शन है बेंजामिन ए कस्टर, सी ऑप्शन है इमैनुअल कांट और डी ऑप्शन है ईसी रिचर्डसन। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ईसी रिचर्डसन। ईसी रिचर्डसन महोदय ने ही डिफाइन किया था कि नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन। ठीक है, अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ लाइब्रेरी ब्यूरो, ए लाइब्रेरी इक्विपमेंट एंड सप्लाई बिजनेस कंपनी। निम्नलिखित में से कौन लाइब्रेरी ब्यूरो के संस्थापक है, एक पुस्तकालय उपकरण और आपूर्ति व्यवसाय कंपनी है। तो इसमें बताना है ये किन्होंने, कौन इनके फाउंडर है। ए ऑप्शन है फ्रेडरिक लेपोडोल्ड, बी ऑप्शन है पीटर ड्रकर, सी ऑप्शन है मैककोल्विन, डी ऑप्शन है मेलविल डेवी। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, मेलविल डेवी महोदय हो जाएंगे। मेलविल डेवी ने ही लाइब्रेरी ब्यूरो के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। जब मैंने डीडीसी के बारे में विस्तार से बताया था, तो उस समय मैंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था कि सॉरी, डीडीसी के बारे में मैंने अभी नहीं पढ़ाया उतना अच्छे से। जब मैं इंटरनेशनल पर्सनैलिटी यानी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में, मेरा एक टॉपिक है फेमस पर्सनैलिटी, तो फेमस पर्सनैलिटी में मैंने सबके बारे में पढ़ाया है, जिसमें मैंने बी एस केशवान, एस आर रंगनाथन, एस बद्रुद्दीन, फिर से खान बहादुर की जिनको उपाधि दी गई थी, के एम असदुल्ला खान, मेलविल डेवी, शेयर्स महोदय, सी ए कटर महोदय, सभी के बारे में जब मैंने डिस्क्राइब किया है, तो वहाँ मैंने बताया था कि मेलविल डेवी जो है इन्हीं के द्वारा लाइब्रेरी ब्यूरो नामक संस्था की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनन से दैट चॉइस एंड रेंडरिंग ऑफ हेडिंग शुड बी डिटरमाइंड फ्रॉम द टाइटल पेज एंड इट्स वर्सो। निम्नलिखित में से कौन सा कैनन कहता है कि शीर्षक का चुनाव और प्रतिपादन शीर्षक पृष्ठ और उसके वर्षों से निर्धारित किया जाना चाहिए। ए ऑप्शन है कैनन ऑफ प्रीपोटेंस, बी ऑप्शन है कैनन ऑफ करेंसी, सी ऑप्शन है कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी और डी ऑप्शन है कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो ऐसा कैनन कौन से वो हैं जो उसमें कहा गया है कि शीर्षक का जो चुनाव होना चाहिए वह शीर्षक के पृष्ठ और उसके वर्षों से होता है। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का यही सही उत्तर हो जाएगा, इसके द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडेक्सिंग लैंग्वेज यूज इन के डब्ल्यू आई सी यानी क्विक, क्विक में कौन सी लैंग्वेज का हम लोग इंडेक्सिंग लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। ये ऑप्शन है थिजोरस, और थिजोरो थिजोरी जहाँ आ जाएगी तो वहाँ तो वोकाबुलरी कंट्रोल उससे संबंधित सही जवाब होता है। फिर है सेकंड ऑप्शन फ्री इंडेक्सिंग लैंग्वेज, सी है कंट्रोल लैंग्वेज और डी ऑप्शन है नेचुरल इंडेक्स लैंग्वेज। तो जो के डब्ल्यू आई सी यानी क्विक जिसे हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग फ्री इंडेक्सिंग लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेमिनल निमोनिक इज फाउंड इन, सेमिनल निमोनिक किस में पाया जाता है। एलसी हो जाता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, बीसी हो जाएगा बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जो कि ब्लिस महोदय ने दिया था,
यूडीसी हो जाएगा यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, पॉल और क्लेट और हेनरी फॉन्टेन द्वारा दिया गया था। डी ऑप्शन है सीसी। तो सेमिनल निमोनिक की जो बात की गई है वो ऑप्शन डी सीसी में की गई है, यानी कोलन क्लासिफिकेशन में की गई है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम इज। पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ए ऑप्शन है यूनिटर्म इंडेक्सिंग, बी ऑप्शन है प्रीसिस, सी ऑप्शन है पॉप्सी और डी ऑप्शन है स्लिस। तो यूनिटर्म इंडेक्सिंग जो कि 1953 ईस्वी में मॉर्टिमर टॉबे द्वारा दिया गया था, मॉर्टिमर टॉबे द्वारा दिया गया था 1953 ईस्वी में। इनके द्वारा ही पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द प्रीफर्ड सोर्सेस टू टेक इंफॉर्मेशन ऑफ कैटलॉगिंग। सूचीकरण के लिए जानकारी लेने के लिए पसंदीदा स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित की व्यवस्था करना है। ए ऑप्शन है प्रीफेस, बी ऑप्शन है कोलोफोन, सी ऑप्शन है टाइटल पेज और डी ऑप्शन है आउटसाइड द सोर्स। तो इस प्रश्न को सजाना है तो इसको सबसे पहले तो हो जाएगा इसमें टाइटल पेज, फिर आ जाता है कोलोफोन, उसके बाद आ जाता है प्रीफेस और उसके बाद होता है आउटसाइड द सोर्स। सबसे लास्ट में जो होता है वो आउटसाइड द सोर्स हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो इसी प्रकार सजाएंगे तो सर्वप्रथम सी आ जाएगा, इसको सजाना है। यहाँ पे जो है ऑप्शन और भी थे जो कि छूट गए हैं, तो इसका जो सही क्रम होगा वो होगा सी, फिर हो जाएगा कोलोफोन बी, उसके बाद प्रीफेस ए और फिर डी। यह इसका सही क्रम हो जाएगा जो कि ऑप्शन टाइपिंग करने में छूट गई है। इस प्रश्न का सही जवाब यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ आईआरएस द टर्म प्रिसीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। आईआरएस के प्रदर्शन को मापने के लिए प्रिसीजन शब्द पहली बार प्रस्तावित किया गया था। बताना है कि किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ए ऑप्शन है एस आर रंगनाथन, बी ऑप्शन है एफ डब्ल्यू लैंकास्टर, सी ऑप्शन है एच पी लुहान और डी ऑप्शन है सी क्लेविडन। तो जो आईआरएस जो दिया गया है और उसमें जो प्रिसीजन शब्द की पहली बार प्रस्तावना की बात की गई है तो वह जो है सी क्लेविडन द्वारा दिया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है द सिंबल दैट इज यूज टू लिंक रिलेटेड क्लासेज इन यूज इज। ए ऑप्शन है प्लस, बी ऑप्शन है ओब्लिक, सी ऑप्शन है कोलन और डी ऑप्शन है इक्वल टू। तो जो हम लोग यूडीसी में किस सिंबल का प्रयोग करते हैं तो कोलन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलन। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है फ्री इंडेक्सिंग लैंग्वेज इज कॉमनली यूज इन। निःशुल्क अनुक्रमण भाषा आमतौर पर किस सिस्टम में उपयोग की जाती है? ए ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्टिंग, बी ऑप्शन है क्विक, सी ऑप्शन है पोस्ट कोऑर्डिनेट और डी ऑप्शन है कंप्यूटर बेस्ड। तो जो फ्री इंडेक्सिंग लैंग्वेज हम लोग प्रायः इस्तेमाल करते हैं वह कंप्यूटर बेस्ड होती है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों क्लास थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि इस क्लास में मैंने बहुत सारे प्रश्न करवाए हैं आपको एक ही यूनिट से, और जिसका टॉपिक था यूनिवर्स ऑफ नॉलेज से संबंधित मैं प्रश्न कराया हूँ। और दोस्तों आप सभी से आग्रह है कि मेरी मेहनत को देखते हुए आप सभी मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है दी प्रोविजन ऑफ फेज रिलेशंस इन डीडीसी वाज मेड अवेलेबल फ्रॉम। डीडीसी के चरण संबंधों का प्रावधान किसमें उपलब्ध कराया गया है? ए ऑप्शन है 14th एडिशन, बी ऑप्शन है सेकेंड एडिशन, सी ऑप्शन है 7th एडिशन और डी ऑप्शन है 11th एडिशन। तो डीडीसी में जो चरण संबंध का प्रावधान है वह 11वां संस्करण में उपलब्ध कराया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 11th एडिशन। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है अरेंज द फॉलोइंग कैटलॉग कोड्स अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर ओरिजिन। निम्नलिखित कैटलॉग कोड को उनकी उत्पत्ति के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है। ए ऑप्शन है एंथोनी पेनिजी कोड, बी है रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, सी है सीसीसी और डी है एएससीआर 2।
तो इसे वर्ष के अनुसार सजाना है, जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी को बताया है कि वर्ष से के अनुसार सजाने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो आप उसके उत्पत्ति वर्ष को भी याद करेंगे। एंथोनी पेनेजी कोड जो है वह 1841 ईस्वी में दी गई थी। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग की बात करें तो यह 1876 ईस्वी में सीए कटर महोदय द्वारा दिया गया था। सीसीसी की बात करें तो 1934 ईस्वी एस आर रंगनाथन महोदय द्वारा, और ASCR2 की बात करें तो 1978 ईस्वी में दिया गया था। अब इसे हम लोग क्रम से सजाएंगे। तो सर्वप्रथम 1841 ए हो जाएगा, फिर 1876 बी ऑप्शन हो जाएगा, और उसके बाद सी और डी, यानी कि ये सही क्रम में सजा हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ABCD इस प्रकार से क्रम में उत्पत्ति वर्ष के अनुसार हम लोग सजाएंगे। अगला प्रश्न है द सिंबल इक्वल विद इन पेरेंथेसिस इन यूडीसी इज यूज फॉर। प्रतीक इक्वल जो है होता है वह यूडीसी में कोष्ठक के भीतर बराबर के लिए मतलब किसके लिए प्रयोग किया जाता है बताना है। ए ऑप्शन है लैंग्वेज कॉमन आइसोलेट, बी ऑप्शन है रेशियल एंड इथनिक ग्रुप, सी ऑप्शन है कॉमन एक्जुलरी ऑफ फॉर्म, और डी ऑप्शन है कॉमन एक्जुलरी ऑफ फॉर्म। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, रेशियल एंड इथनिक ग्रुप। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे विच मेथड इज डिवाइड बाई रंगनाथन टू अरेंज बुक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पुस्तकों को कालानुक्रमिक के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए रंगनाथन ने कौन सी विधि तैयार की है, यह बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है मेथड ऑफ रेसिड्यू, बी ऑप्शन है मेथड ऑफ सप्लीमेंट, सी ऑप्शन है मेथड ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन, और डी ऑप्शन है मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी भी दीजिए, कमेंट के माध्यम से आप जवाब दीजिए। मैं इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी, मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है मैथ्स। मैथ्स इज ए स्टैंडर्ड रिलेटेड विद। मैथ्स से किस संबंधित मानक का प्रयोग होता है। तो ए ऑप्शन है बिब्लियोग्राफिक डाटा इनकोडिंग, बी ऑप्शन है अथॉरिटी डाटा इनकोडिंग, सी ऑप्शन है बिब्लियोग्राफिक डाटा ट्रांसफर, और डी ऑप्शन है अथॉरिटी डाटा ट्रांसफर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि है अथॉरिटी डाटा इनकोडिंग। मैथ्स की बात करें तो इसका जो फुल, हाँ तो हम लोग मैथ्स की बात कर रहे थे। तो मैथ्स का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है मेटा डाटा ऑथोरिटी डिस्क्रिप्शन स्कीम, मेटा डाटा ऑथोरिटी डिस्क्रिप्शन स्कीम, और यह जो है 2005 ईस्वी में आया था। तो ये जो है अथॉरिटी डाटा इनकोडिंग से संबंधित है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि है हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द इंफॉर्मेशन कोडिंग क्लासिफिकेशन। निम्नलिखित में से किसने सूचना कोडिंग वर्गीकरण विकसित किया है। ए ऑप्शन है एस आर रंगनाथन, बी है इंगेट्रॉड डलबर्ग, सी ऑप्शन है BC बेकरी, डी ऑप्शन है FW लैंकास्टर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, इंगेट्रॉड डेलबर्ग। इन्होंने ही सूचना कोडिंग वर्गीकरण को विकसित किया है, और यह जो है उन्होंने 1977 ईस्वी में विकसित किया था, 1977 में। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, इंगल डेवलबर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है इन विक्रीज टर्म दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर नाइदर रिट्राइव्ड नॉर रिलीवेंट आर कॉल्ड। विक्री के कार्यकाल में वे दस्तावेज जो न तो पुनः प्राप्त किए गए हैं और न ही प्रासंगिक है, उन्हें क्या कहा जाता है वो बताना है। ए ऑप्शन है विद डॉक्यूमेंट्स, बी ऑप्शन है डॉज, सी ऑप्शन है फॉलआउट रेशियो, और डी ऑप्शन है रिडंडेंट। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉज्ड। क्योंकि बिक्री जो है वैसे दस्तावेज जो कि ना ही पुनर्प्राप्त किए जाते हैं और ना ही प्रासंगिक हैं, उसे डॉज्ड की श्रृंखला में रखा है, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे द टर्म लिटरेरी वारंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। साहित्यिक वारंट शब्द इसके द्वारा पेश किया गया था, यह बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है WCB शेयर्स, बी ऑप्शन है एस आर रंगनाथन, सी है मेलविल डेवी, और डी है EW
फुल में। तो इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। रिटर्न लिटरेरी वैरायंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ईडब्ल्यू हुलमे। लिटरेरी वैरायंट जो है वह ईडब्ल्यू हुलमे द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ए बुलियन क्यूरी यूजिंग ओनली एंड ऑन एंड नॉट इज, यानी केवल एंड और नॉट का प्रयोग करने वाली बुलियन क्यूरी कौन सी है? ए ऑप्शन है फॉजी क्यूरी, बी ऑप्शन है कंजिक्यूटिव क्यूरी, सी ऑप्शन है राउटिंग क्यूरी और डी ऑप्शन है प्रोबेबिलिस्टिक क्यूरी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन कंजिक्यूटिव क्यूरी। एंड और नॉट का जो हम लोग बुलियन में उपयोग करते हैं वह कंजिक्यूटिव क्यूरी के अंतर्गत आती है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कंजिक्यूटिव क्यूरी। अगला प्रश्न है, द यूज ऑफ मोर वर्ड्स और सिंबल्स देन आर नेसेसरी टू कन्वे ए मीनिंग रिजल्ट इन। अर्थ को व्यक्त करने के लिए आवश्यक से अधिक शब्दों का या प्रतीकों का उपयोग इसमें किया जाता है। ए ऑप्शन है इफिशियंसी, बी ऑप्शन है एक्यूरेसी, सी ऑप्शन है रिडंडेंसी और डी ऑप्शन है प्रिसीजन। तो रिडंडेंसी में दरअसल हम लोग जो है अर्थ को जो व्यक्त किया जाता है उसमें अधिक से अधिक शब्द और प्रतीक का उपयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है प्रश्न, द यूज ऑफ मोर वर्ड्स और सिंबल्स देन आर नेसेसरी टू कन्वे ए मीनिंग रिजल्ट इन। अर्थ को व्यक्त करने के लिए आवश्यक से अधिक शब्दों या प्रतीकों का उपयोग किसमें किया जाता है? तो यह प्रश्न दोबारा आ गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी, रिडंडेंसी का ही उपयोग किया जाता है। अगला है, ए रबर स्टाम्प impressed on the verso of title page giving information concerning the results, sorry, concerning the records and processing of each individual books acquired is called। शीर्षक पृष्ठ के वर्षों पर अंकित एक रबर स्टैंप को अधिग्रहित प्रत्येक व्यक्तिगत पुस्तक के रिकॉर्ड और प्रसंस्करण से संबंधित जानकारी दी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है बुक स्टैंप, बी ऑप्शन है प्रोसेस स्टैंप, सी ऑप्शन है डेट स्टैंप और डी ऑप्शन है एक्सेशन स्टैंप। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्सेशन स्टैंप उसे कहा जाता है। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम वेयर डेवलप्ड इन ऑर्डर एज। ए ऑप्शन है चेन इंडेक्सिंग, सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग, प्रीसिस और कंपास। विषय अनुक्रमण प्रणाली को क्रम में विकसित करना है, तो बताना है इसमें कि सर्वप्रथम किसका उद्भव हुआ था, उसके बाद किसका निर्माण किया गया था। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करें तो सिस्टमेटिक इंडेक्स की बात करें, और उसके बाद चेन इंडेक्सिंग जो कि 1934 ईस्वी में इसका प्रयोग किया गया था। फिर प्रीसिस की बात करें तो डेरेक ऑस्टिन द्वारा 1968 में, और उसके बाद कंपास का प्रयोग किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रिडंडेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज, सूचना का अतिरेक किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है रिकॉल, सॉरी, ए ऑप्शन है अननेसेसरी एंड शुड बी अवॉइडेड, बी ऑप्शन है अननेसेसरी बट कैन नॉट बी अवॉइडेड, सी ऑप्शन है नेसेसरी एंड समटाइम्स यूजफुल, डी ऑप्शन है नेसेसरी एंड ऑलवेज डिजायरेबल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अननेसेसरी एंड शुड बी अवॉइडेड। इसे ही रिडंडेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन। अनुक्रमण भाषाओं की विशिष्टता के स्तर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप इसका वृद्धि होता है। ए ऑप्शन है रिकॉल, बी ऑप्शन है प्रिसीजन, सी ऑप्शन है नॉइज और डी ऑप्शन है बोथ रिकॉल एंड प्रिसीजन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रिसीजन में जो है वह जो अनुक्रमण यानी इंडेक्सिंग लैंग्वेज जो होती है उसका जो स्तर होता है वह विशिष्टता के रूप में होती है और लगातार वृद्धि होती है उसमें, तो वह बी प्रिसीजन के अंतर्गत आती है। इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। अगला है, ब्लेयर एंड मेरोन इवेल्युएशन स्टडी ऑन रिट्राइवल इफेक्टिवनेस ऑफ फुल टेक्स्ट सर्च इज कॉल्ड।
पूर्ण पाठ खोज की पुनर्प्राप्ति प्रभावशीलता पर ब्लेयर और मैरन मूल्यांकन अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है स्मार्ट रिट्राइवल एक्सपेरिमेंट, बी ऑप्शन है मेडलर्स इवेल्युएशन स्टडी, सी ऑप्शन है स्टेयर्स प्रोजेक्ट और डी ऑप्शन है क्रैनफील्ड सेकेंड प्रोजेक्ट। तो ब्लेयर एंड मैरन का जो इवेल्युएशन स्टडी था, मूल्यांकन अध्ययन जो है, उसको हम लोग स्टेयर्स प्रोजेक्ट कहते हैं और यह 1985 ईस्वी में दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेयर प्रोजेक्ट 1985। अगला प्रश्न है हु डेवलप द इंफॉर्मेशन फॉरगेटिंग मॉडल, सूचना फॉर्जिंग मॉडल किसने विकसित किया था? ए ऑप्शन है स्टुअर्ट कार्ड, EHG और पीटर पायरोली, बी ऑप्शन है सैमुअल बी ब्राउन एंड पी मेवी, सी ऑप्शन है स्टेम बी राउट एस एंड पीटर के, डी ऑप्शन है राउट एस स्टेम बी एंड SW स्टार्क। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टुअर्ट कार्ड, EHG चाई एंड पीटर पायरोली। नेक्स्ट प्रश्न है स्मार्ट इंफॉर्मेशन रिट्राइवल प्रोजेक्ट वाज कैरिड आउट बाय, तो स्मार्ट इंफॉर्मेशन रिट्राइवल परियोजना जो है किसके द्वारा दिया गया था? ए ऑप्शन है कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, बी है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, सी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और डी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है विच सेक्शन ऑफ AACR2R डील्स विथ सीरियल पब्लिकेशन, AACR2R का कौन सा खंड धारावाहिक प्रकाशनों से संबंधित है? ए ऑप्शन है पार्ट ए सेक्शन 3, पार्ट बी सेक्शन 3, पार्ट ए सेक्शन 12, पार्ट बी सेक्शन 12। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पार्ट ए सेक्शन 12, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है when two or more basic subjects having same relational approach form a specific subject, the relation is termed as, जब समान संबंधपरक दृष्टिकोण वाले दो या दो से अधिक बुनियादी विषय एक विशिष्ट विषय बनाते हैं तो उस संबंध को क्या कहा जाता है? ए है स्पेसिएटर रिलेशन, बी है कोऑर्डिनेट रिलेशन, सी है फेज रिलेशन और डी है हायरार्चिकल रिलेशन। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, फेज रिलेशन इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है द कंसेप्ट ऑफ स्टॉपवर्ड लिस्ट इज रिलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, स्टॉपवर्ड सूची की अवधारणा के संदर्भ में प्रासंगिक है। ए ऑप्शन हो जाएगा यूनिफॉर्म इंडेक्सिंग, बी है साइटेशन इंडेक्सिंग, सी है चेन इंडेक्सिंग और डी है कीवर्ड इंडेक्सिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कीवर्ड इंडेक्सिंग के अंतर्गत जो है वह स्टॉपवर्ड सूची की अवधारणा आती है। अगला प्रश्न है ए वर्जन ऑफ क्विक ऑगमेंटेड विथ ऑथर नेम इज कॉल्ड, लेखक नाम के साथ संबंधित क्विक के एक संस्करण को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है वाडेक्स, सी बी ऑप्शन है KWOC, सी ऑप्शन है KWAC और डी ऑप्शन है KWIC। तो जो क्विक का जो ऑगमेंटेड ऑथर नेम होता है उसको कहा जाता है, इस वर्जन में हम लोग वाडेक्स कहते हैं, जिस जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। वाडेक्स मतलब हो जाता है W से हो जाता है वर्ड और A से हो जाता है ऑथर इंडेक्स, ठीक है। और बाद में ही इसे इम्प्रूव किया गया तो KYC बना, KWIC का निर्माण हुआ जिसे हम लोग कीवर्ड इन कंटेक्स्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है द डॉक्यूमेंट इंटाइटल्ड क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पेम्पलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी इज करेंटली नोन एज, पुस्तकालय की पुस्तकों और पुस्तिकाओं को सूचीबद्ध करने और व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण और विषय सूचकांक नामक दस्तावेजों को वर्तमान में किस रूप में जाना जाता है? तो ए है विविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, बी है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, सी है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन और डी ऑप्शन है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। तो इसे हम लोग DDC विविड डेसिमल क्लासिफिकेशन के रूप में जानते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, विविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। अगला प्रश्न है द प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन इज मेनली एप्लीकेबल इन, स्थानीय भिन्नता का सिद्धांत मुख्य रूप से किस रूप में लागू होता है? ए है कैटलॉगिंग, बी है रेफरेंस सर्विस, सी सर्कुलेशन अथवा डी एक्विजिशन।
तो जो प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन होता है वो मेनली कैटलॉगिंग के रूप में लागू किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है द फेज नथिंग बिफोर समथिंग इज ए वे ऑफ डिस्क्राइबिंग। वाक्यांश कुछ से पहले कुछ नहीं फाइलिंग का वर्णन करने का तरीका क्या है? ए ऑप्शन है अल्फाबेट अल्फा न्यूमेरिक, बी ऑप्शन है लेटर बाय लेटर, सी ऑप्शन है न्यूमेरिक और डी ऑप्शन है वर्ड बाय वर्ड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होता है, जो नथिंग बिफोर समथिंग होता है वह वर्ड बाय वर्ड के रूप में डिस्क्रिप्ट होता है। जैसा कि पिछले प्रश्न में मैंने बताया था, लेटर बाय लेटर जो होता है, लेटर बाय लेटर वह ऑल दो होता है, ऑल। और जबकि वर्ड बाय वर्ड आपसे पूछा जाए तो वर्ड बाय सॉरी नथिंग बिफोर समथिंग पूछ दिया जाए या वर्ड बाय वर्ड पूछा जाए तो वो नथिंग बिफोर समथिंग होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को, इस चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें। और थैंक यू। इसका जो सेकंड सेट है वो कुछ अगले क्लास में इसके और भी कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो मैं कराऊंगा। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप क्यूआर कोड के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े। वहाँ आपको क्लास की पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है तथा जो भी नई वैकेंसी होती है जो कि लाइब्रेरी साइंस से संबंधित हो उसकी जानकारी वहाँ पे दी जाती है। और आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप सभी को उपलब्ध है। आप सभी से पुनः आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें तथा लाइक करें। धन्यवाद।